हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब? कैसे हो? अच्छे ही हो गए, मजे ले रहे हो छुट्टी के आराम से। बोर्ड आ गए हैं, पढ़ो लो अब। ठीक, तो अब देखो, हमने बताया था कि हम लोग वन शॉट स्टार्ट करेंगे। तो आज हम लोग केमिस्ट्री का जो हमने बताया था, जो जिसमें ज्यादा नंबर आ रहे हैं वो उस चैप्टर को पहले हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब देखो जैसे हमारा विलियन चैप्टर है, रसायन विज्ञान में विलियन चैप्टर है। विलियन की आज हम पूरी थ्योरी कवर करेंगे। इसमें जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी होगी उसको कवर करेंगे। उसके बाद इसके अगली वीडियो में क्या करेंगे, उसके पूरे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे, है ना? आया भैया? वही सर, क्या पढ़ा रहे हो? केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। ठीक, तो अब हम विलियन स्टार्ट करेंगे। तो विलियन में सबसे पहले हमें बेसिक पता होना चाहिए। इसकी इंपॉर्टेंट थ्योरी ही पढ़ाएंगे। अब उतना ज्यादा डीप में जाकर नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि सिलेबस तो बहुत जल्दी खत्म करना है, क्योंकि पेपर भी आ गए। तो एक वीडियो में ज्यादा लंबी वीडियो नहीं खींचेंगे। एक वीडियो में पुत्र जितनी इसमें है पूरी थ्योरी इंपॉर्टेंट, वो पूरी क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। ओके ओके, ठीक। तो अब जैसे हमारा स्टार्टिंग है विलियन। विलियन क्या है? क्या है विलियन और क्या है विलियन? बताओ विलियन क्या है। तो विलियन में बोल रहा है, विलियन की डिफिनेशन में क्या बोल रहा है कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलियन कहलाता है। मान लो हमने जो है एक वाटर लिया, एक गिलास में वाटर लिया इसमें, ठीक, और इसमें हमने मिला दिया क्या, शुगर। अब जो मिल के तैयार होगा ये क्या होगा हमारा सोल्यूशन, मतलब विलियन। ठीक, तो हमने वाटर लिया और उसमें क्या ले लिया, शुगर डाल दिया। अब हमने क्या किया, मिला दिया, क्या प्राप्त हो गया, विलियन। अब विलियन तो हो गया। अब विलियन में दो चीजें होती। अब जैसे विलियन में वाटर, ये क्या है, शुगर, ये क्या है, वाटर मतलब पानी है, शुगर मतलब चीनी। इतना भी नहीं आता, मतलब इसमें केमिस्ट्री में देखो क्या होगा, वाटर क्या होगा, शुगर क्या होगा। तो विलियन में दो चीजें होती हैं। विलियन में दो टाइप होते हैं, उसमें दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है विलेय, जिसको बोलते हैं सल्यूट, और एक होता है विलायक, जिसको क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। ठीक, अब यही दो मेन होते हैं जो विलियन को, जो विलियन बनाते हैं। अब इसमें होता क्या, देखो विलियन में जिसकी मात्रा, अब ऐसा था नहीं दोनों विलियन में बराबर बराबर चीज मिला दिए। अगर हमको शरबत बनाना है तो हम क्या करेंगे, पानी ज्यादा लेंगे कि चीनी? हम लोग क्या करेंगे, ऑब्वियसली पानी ज्यादा लेंगे और उसमें क्या मिलाएंगे, चीनी मिलाएंगे, तो हमारा क्या बनेगा, शरबत। ठीक, अब अगर हमको चाशनी बनानी हो तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, चीनी ज्यादा लेंगे और पानी क्या लेंगे, कम, तो वो क्या बन जाएगी हमारी, चाशनी बन जाएगी। तो उसमें काम किसका कौन कौन कर रहा है, विलेय और विलायक। तो विलेय मतलब होता है कि विलियन में जिसकी मात्रा क्या होती है, कम होती है, मात्रा क्या होती है, कम होती है। विलायक में क्या होती है, मात्रा जो होती है क्या होती है, अधिक होती है। किसी भी विलियन में, किसी भी विलियन में जिसकी मात्रा अधिक है वह विलायक है और जिसकी मात्रा कम है वो क्या है, विलेय है। ठीक, अब अगर हम चाय बनाते हैं, चाय बनाए हो, नहीं बना पाते, चलो ये वैसे बात है चाय। अब जैसे हमने चाय बनाया, चाय हमने पानी लिया, चीनी लिया और चाय पत्ती लिया, तीन चीजें लेंगे, स्पेशल नहीं, सस्ती चाय, एक की 2 कप। तो अब हमने क्या क्या लिया, चीनी ले लिया, पानी ले लिया और क्या ले लिया, जल। अब जल की मात्रा ज्यादा होगी और इन दोनों मात्रा क्या, जल तो एक ही चीज है यार, चाय पत्ती रही है, चाय पत्ती मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। ठीक, हमने तीन चीजें ली। ठीक, अब तीन चीजों में इसकी मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी, इसकी मात्रा क्या होगी, कम होगी, और इसकी मात्रा भी क्या होगी, कम होगी। तो अगर तुमसे पूछे जाए इसमें विलेय विलायक कौन है, तो क्या बताओगे, विलेय क्या हो जाएगा, पानी, विलेय होगा, विलायक, विलायक क्या हो जाएगा, पानी, और चीनी चाय पत्ती क्या हो जाएंगे, विलेय। समझ में आया? ठीक, तो हमें विलियन में बस इतना याद रखना है कि विलियन में जिसकी क्वांटिटी ज्यादा है वो क्या है, हमारा विलायक है, और जिसकी क्वांटिटी कम हो क्या है, हमारा विलेय। ठीक, तो विलियन क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। दो चीजें मिला सकते हैं, दो से अधिक चीजें मिला सकते हैं, पर हमको हमेशा पता रहेगा कि उन जो भी विलियन बनेगा उसमें एक चीज ऐसी होगी तो वो क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। ठीक, और जो चीजें मिले वो क्या होंगी, कम होंगी। और जैसे हम लोग शरबत ही बनाते हैं, बहुत तरीके से बनाते हैं, चीनी पानी मिला दी, फिर इसमें नींबू मिला दी, पुदीना मिला दी, तो क्या सब पानी बराबर मिलाते हैं, नहीं मिलाते, इनसे क्या होते हैं, कम होते हैं। वो सब क्या है, विलेय है, वो सब क्या है, विलेय। विलायक सब कौन इसमें, वाटर। समझ में आया? आया नहीं आया, मुंडी हिलाओ। ठीक, तो अब हमारा विलियन हो गया। अब विलियन के प्रकार हो गए। अब विलियन के प्रकार भी होते हैं, कितने प्रकार के विलियन हो सकते हैं,
क्योंकि बहुत तरह के विलयन देखे हमने, ठोस ठोस के विलयन देखे हो, गैस गैस के विलयन देखे हो, ये सब होते हैं। ठीक, अब जैसे कहा जाए कि विलयनों के प्रकार, तो विलयनों प्रकार में अवयवों के आधार पर, अवयवों मतलब क्या हो गए कि उसके अंदर जो अवयव मिलाए गए, विलेय विलायक, इनके आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं। और दूसरा बोल रहा है भौतिक प्रवस्था के आधार पर कि विलयन हमारा कैसा है, सॉलिड का है कि गैस का है कि ठोस का है, ठोस तो बोले दिए, द्रव बच गया था। ठीक, तो द्रव का है, तो विलयन भौतिक प्रवस्था के आधार पर विलयन क्या होगा, ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैसीय विलयन। और अवयवों के आधार पर जो हमारे विलय और विलायक पे डिपेंड होते हैं, इनके ऊपर जो डिपेंड होते हैं, ये क्या होंगे, तीन प्रकार के होंगे, ये भी तन और सांद्र विलयन, संतृप्त और असंतृप्त विलयन, और तीसरा होता है अतिसंतृप्त विलयन। अभी हमने सिर्फ क्या पढ़ा है, सोल्यूशन, कि सोल्यूशन में क्या होता है, दो या दो से अधिक अगर होमोजीनियस कंपोनेंट हम मिलाते हैं, दो या दो से अधिक समांगी पदार्थों को अगर मिलाते हैं तो हमें एक चीज क्या प्राप्त होती है, नई चीज प्राप्त होती है, जिसका नाम क्या होता है, विलयन होता है। क्या होता है, विलयन। ठीक, अब विलय में कितनी चीजें होती है, दो चीजें, एक होता है विलेय और एक होता है विलायक। समझ जाओ। ठीक, अब विलयन के प्रकार कितने होते हैं, दो प्रकार होते हैं, मतलब दो टाइप से आ जाते हैं, एक होता है अवयवों के आधार पर, दूसरा होता है भौतिक प्रवस्था के आधार पर। अब अवयवों के आधार पर तन और सांद्र विलयन, संतृप्त और असंतृप्त विलयन, अतिसंतृप्त विलयन। अब देखो हम लोग पढ़ते हैं डिफिनीशन, डिफिनीशन तुम्हें याद होनी चाहिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ भी सकते हैं एक दो नंबर में, और आ गए तो बल्ले बल्ले, नहीं है फिर भी बल्ले बल्ले, हमको आगे याद हो गया। ठीक है, तो देखो तन और सांद्र विलयन क्या होता है, बोला वह विलयन जिसके इकाई आयतन में, वह विलयन जिसके इकाई आयतन में, इकाई आयतन मतलब 1 लीटर 2 लीटर जो भी हमने मान लिया, तो इकाई मतलब एक ही मानते हैं। ठीक, तो बोल रहा है कि वह विलयन जिसके इकाई आयतन में विलेय की सांद्रता कम या अधिक। अब विलेय जो है, विलेय दो तरीके से आया किसी विलयन में, एक में विलेय की सांद्रता क्या होगी, कम होगी, और एक विलेय की सांद्रता क्या होगी, ज्यादा होगी। और जैसे हमने पानी लिया, पानी हमने 1 चम्मच मिलाया तो सांद्रता भी कम है, हमने 4 चम्मच मिला दिया, सांद्रता क्या होगी, विलेय की ज्यादा हो गई। ज्यादा मतलब क्या हो, पानी थोड़ा गाढ़ा हो गया। ठीक, तो वही बोला है कि वह विलयन जिसके इकाई आयतन में विलयन में विलेय की सांद्रता कम या अधिक होती है, कम होती है तो तन विलयन कहलाता है, अधिक होती है तो सांद्र विलयन कहलाता है। देखो पहला वाले लिए तो इधर पहले लेंगे, इधर पहले लिए तो इधर पहले लेंगे। ठीक, तो इतना समझ में आया कि जो विलयन हमारा, हमने कोई विलयन ले लिया, इकाई विलयन ले लिया, और उसमें जो विलेय है उसकी जो सांद्रता है अगर वो कम है तो हमारा कौन सा विलयन हो जाएगा, तन विलयन। अगर वो ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, सांद्र विलयन। तो ये विलयन समझ में आ गया। इसके बाद संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन अब तुमको हम बताते हैं। देखो संतृप्त विलयन होता क्या है। अब जैसे हमने कहा कि तुम हमको 1 गिलास शरबत बना के लो, शरबत, गर्मी भी आ रही है, ठीक, तो हमको 1 गिलास शरबत बनाना है। ठीक, तो हमको पता है ये हमारा वाटर है, कितना वाटर और कितना भर गया। ठीक, ये क्या हमारा वाटर है, और इधर से क्या डालेंगे हम लोग, चीनी। अब हमने तुमसे बता दिया था कि 1 गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी डालना। ठीक, 1 गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी डालना, तो हमारा जो शरबत बनेगा एकदम एक्यूरेट अच्छा रहेगा। और नहीं क्या पता चीनी कम है, फिर कहीं हो गई चीनी ज्यादा हो गई, तो जो हमारा शरबत चाहिए जिस टाइप का, उसमें क्या है, उसकी कंडीशन है कि 1 गिलास पानी है उसमें 1 ही चम्मच चीनी डालो। तो अब हमारा एक्यूरेट हमने बता दिया कि 1 गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी डालेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, शरबत प्राप्त होगा। तो यही क्या कहलाता है, हमारा संतृप्त विलयन। कि अगर उससे ज्यादा डाल दिए फिर भी गड़बड़, कम डाल दिए तो फिर भी गड़बड़। अब बोल रहा है कि संतृप्त विलयन क्या होता है, संतृप्त विलयन वह विलयन है, संतृप्त विलयन वह विलयन है जिसमें उस ताप पर अधिक विलेय न घोला जा सके, उस ताप पर अधिक विलेय न घोला जा सके। लाइट भी चली गई, जाने दो, हम नहीं रुकने वाले। ठीक, तो अब बोला है कि हमने जो विलेय बनाया है उसमें अगर हमने जो हमारा सोल्यूशन है, अगर हमने उसमें एक्यूरेट डाला है कि अगर 30 ग्राम, अगर 1 लीटर पानी है और उसमें 30 ग्राम चीनी डालनी है और हमने 30 ही ग्राम डाली है, तो हमारा क्या होगा, संतृप्त विलयन। क्या होगा, संतृप्त विलयन। तो वही बोल रहा है कि संतृप्त विलयन वह विलयन है जिसमें उस ताप पर अधिक विलेय न घोला जा सके, उसमें हम अधिक विलेय न घोले, तो हमारा क्या होगा, संतृप्त विलयन होगा। इसके बाद अब बोला तुमको हम बताएं कि 1 गिलास पानी उसमें 1 ही चम्मच चीनी डालना, और तुम बने नहीं आज थोड़ी ज्यादा डाला, थोड़ी ज्यादा डाला, एकदम 30 ज्यादा डाला। ठीक, तो अब देखो क्या बोला। उसके बाद क्या रहा, असंतृप्त विलयन, वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन के लिए आवश्यक मात्रा से कम होती है। अब मान लो तुमसे बोले थे कि 1 चम्मच चीनी डालना, और तुम मार भोकाल में गए कि आज हम थोड़ा कम डाली, तो देखिए क्या होता है, कम डाल के खींच के
तो अब बोला कि हमने बोला था कि 1 ग्लास वाटर में 1 चम्मच चीनी डालनी, अब तुम गए तुमने 1 चम्मच से कम चीनी डाल दी, तो 1 चम्मच डालते तो हमारा संतृप्त विलयन बन जाता है एकदम एक्यूरेट। अब तुमने 1 चम्मच से क्या कर दिया, कम डाल दिया, तो संतृप्त विलयन नहीं बना वो, तो जो विलयन बनेगा उस टाइम वो क्या होगा, असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन मतलब जो संतृप्त विलयन नहीं बना, क्योंकि हमें 1 चम्मच डालना था, हमने 1 चम्मच नहीं डाला, हमने कितना डाला, आधा चम्मच, आधा नहीं थोड़ा कम डाला, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, असंतृप्त विलयन। अब बोला अति संतृप्त विलयन, बोला स्थिर ताप पर जब किसी विलयन में विलय की मात्रा संतृप्त विलयन से अधिक होती है। पहले दिन तुमसे बोले शरबत बना के लाओ, अब तुम गए बढ़िया बहुकाल से, ये आज हमको शरबत बनाने मिला, पानी लिए 1 चम्मच चीनी डाले बना दिए, हम बोले बहुत बढ़िया, तुम आज एकदम संतृप्त विलयन बना के लाए हो। उसके बाद जब दूसरे दिन गए, अब तुम थोड़ा चिड़चिड़ा गए, डेली पाएंगे आदतें पागे चले आ रहे हैं, खड़वा चाय की या शरबत पिए चले आ रहे हैं, तो तुम कहो आज चीनी कम डाला, तो चीनी तुम दौड़ दे कम डाल दी। जब कम डाल दिए तुमने कहा यार आज ठीक ही बना, आज तुम्हारा असंतृप्त शरबत बना है, असंतृप्त विलयन हो गया, ठीक। अब एक दिन तुम फिर गए, उसके बाद तुमने कहा कि आज हम ज्यादा डाला, और तुमने क्या किया, थोड़ा ज्यादा डाल दिया, तो जैसे ही तुमने थोड़ा ज्यादा डाला तो वो हमारा क्या हो गया, अति संतृप्त विलयन। क्या हो गया वो, अति संतृप्त विलयन। मतलब बोला है स्थिर ताप पर जब किसी विलयन में विलय की मात्रा संतृप्त विलयन से क्या हो जाए, अधिक हो जाए, हमें 1 चम्मच डालना था, उन्होंने 1.5 चम्मच डाल दिया, तो हमारा जो विलयन बनेगा वो क्या हो जाएगा, अति संतृप्त विलयन। कहाँ पे किताब लेके बैठो तभी मजा आएगा पढ़ने में, जो जो पता है नोट करते चलो, और वीडियो देखोगे तो बस दिखते रहोगे, पेपर में लिखना है, देखना नहीं है, ठीक है। इसके बाद तो ये हमारे हो गए अवयवों की मात्रा के आधार पर, हमारी मात्रा कैसी कैसी ज्यादा कम होगी, क्या क्या होगा, ठीक। अब बोल रहा है भौतिक प्रावस्था के आधार पर। भौतिक प्रावस्था के आधार पर क्या होते हैं, भौतिक प्रावस्था के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं, ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैस विलयन। अब देखो चलो भाई शुरू करते हैं। ठोस विलयन, ठोस विलयन वह विलयन जिसमें विलायक, वह विलयन जिसमें विलायक, व्हाट इज विलायक, विलायक क्या है, और 5 सेकंड के अंदर तुम टाइप करके बता दो विलायक क्या है, वीडियो चलते चलते तुम जानो तुमको पसंद आवा है। चलो डालो 1 2 3 4 डायरेक्ट 5, ठीक। तो विलायक क्या है, विलायक हमने बताया था विलयन में जिसका भाग ज्यादा होता है वो हमारा क्या होता है, विलायक होता है, जिसका भाग ज्यादा होता है वो क्या होता है, हमारा विलायक होता है। तो वही बोल रहा है कि वह विलयन जिसमें विलायक ठोस अवस्था में होते हैं, ठोस विलयन कहलाते हैं। अब बोला वह विलयन, कोई विलयन है उसमें 2 चीजें होंगी, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, विलय और विलायक। अब बोला जो विलायक है वो क्या है, उसकी मात्रा क्या है, ज्यादा है, तो वो विलायक है, और विलायक कैसा है, ठोस है। विलय फिर जाए जैसा हो, विलायक कैसा है, ठोस है। तो जो हमारा विलयन बनेगा वो कौन सा बनेगा, ठोस विलयन। कौन सा बनेगा, ठोस विलयन, ठीक। अब जैसे तुम लोग देखो ऑर्नामेंट बनते हैं हम लोग की, ऑर्नामेंट जो बनवाती हैं महिलाएं, गहने, ठीक। तो गहनों में क्या होता है, जो सोना होता है गोल्ड वो प्योर नहीं होता है, जो गोल्ड होता है वो क्या होता है, प्योर नहीं होता। 24 कैरेट का गोल्ड प्योर माना जाता है, ठीक। पर जो ऑर्नामेंट बनते हैं उसमें क्या होता है, 22 कैरेट ज्यादातर होता है, 22 कैरेट का। अब इसमें होता क्या, देखो इसमें मिक्स किया जाता है। तो जो हमारा कोई हमने ले लिया, कोई हमने नहीं लिया, मतलब किसी ने लिया हार, तो हार क्या होता है, लिक्विड का होता है, गैस का होता है। 2 ऑप्शन है, लिक्विड या गैस। मेरी चालाक, ठोस, ठीक। वो कैसा होता है, ठोस होता है। तो ठोस होता है उसमें क्या मिलाते हैं, कॉपर मिला दिए, जैसे कॉपर मिला दिए, तो जब उसको मिलाते हैं तो जो अवस्था होती है गोल्ड की वो कैसी होती है, सॉलिड की होती है, तो सॉलिड में होती है। अब रहती मुलायम वो तो बात की बात है, पर रहती सॉलिड में ना, तो सॉलिड में क्या मिलाते हैं, कॉपर मिलाते हैं। तो इसमें क्या हो गया, जो हमारा विलय था, जो विलायक था वो हमारा कैसा था, सॉलिड था। तो जो विलयन बनेगा वो भी कैसा बनेगा, सॉलिड बनेगा। कैसा बनेगा, सॉलिड बनेगा। फिर बोल रहा है अगला गैस विलयन, पूरी डेफिनेशन सेम, खाली जहां ठोस वहां क्या कर दो गैस, कि वह विलयन जिसमें विलायक गैस अवस्था में होते हैं गैसीय विलयन कहलाते हैं। वह विलयन जिसमें अब मान लो जैसे हमने कहा कि गैसीय विलयन क्या है, तो तुम ये बोलोगे कि ऐसा विलयन जिसमें विलायक क्या हो, गैस अवस्था में, विलायक क्या हो, गैस अवस्था में हो, तो विलयन कैसा कहलाएगा, गैसीय विलयन कहलाएगा। अब जैसे हम तुमसे बोले कि यहाँ पे जो गैस है, यहाँ पे जो गैस गोला इमेजिन करो, यहाँ पे जो गैस गोला है ये कैसा है, कैसा सोल्यूशन है, गैसीय सोल्यूशन है। अब इसमें हम ये, अब देखो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी, सब कुछ मिक्स है, तो एक सोल्यूशन हो गया। अब कैसा सोल्यूशन है, गैसीय सोल्यूशन। क्यों, अब जैसे हमने देखो, हम एक एग्जांपल लेते, कपूर देखे हो ना कपूर, तो कपूर कैसा होता है, सॉलिड होता है, और उसको कमरे में जलाते हैं,
जलाने के बाद छोड़ दे और थोड़ी देर बाद जला दो, कपूर पूरा गायब। तो उसमें क्या होता है कि जो गैस है कमरे में उसकी मात्रा क्या है, ज्यादा है, और जो कपूर है उसकी मात्रा क्या है, कम है। तो जो गैस वो क्या है, विलायक है, और जो कपूर वो क्या है, विलेय है। अब विलायक की मात्रा ज्यादा है, वो भी गैस फॉर्म में, तो वो जलता किसमें चला जाता है, गैस में। अब वो ये तुम्हें समझाने के लिए है, ऐसा नहीं तुम कहते उर्दू पार्ट वन तो कुछ होता ही नहीं है, वो भी होता है, पर ये बता रहे समझाने के लिए। क्योंकि गैस अवस्था में बोले जब कोई विलयन होगा उसमें जो विलायक होगा अगर वो गैस अवस्था में है तो जो विलयन बनेगा हमारा वो हमारा कैसा होगा, गैसीय विलयन होगा। समझ में आया? और हम लोग यूज क्या करते हैं, द्रव विलयन बहुत यूज करते हैं। पानी लिया तो द्रव विलयन। अब देखो हमने पानी लिया, अब चीनी उसमें क्या होती है, सॉलिड होती है, हमने डाला बन गया शरबत, कैसा बना, लिक्विड का बना। यही होता है ना। तो यही अब पढ़ेंगे कि बोला द्रव विलयन क्या होता है, वह विलयन जिसमें विलायक द्रव अवस्था में होते हैं द्रव विलयन कहलाते हैं। कैसी अवस्था में होते हैं, द्रव अवस्था में। अगर विलायक द्रव अवस्था में है तो हमारा जो विलयन बनेगा कैसा बनेगा, द्रव विलयन बनेगा। तो इतनी चीजें पहले तुम्हें क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद हम लोग चलते हैं विलयनों के प्रकार में। प्रकार तो पढ़ चुके हो। सांद्रता, मोलरता, मोललता, मोल प्रवाह जैसा सुने होंगे, अब उनको कंप्लीट करेंगे। तो इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट थ्योरी चलेगी, इंपॉर्टेंट थ्योरी, इसके जो फॉर्मूले होंगे फॉर्मूले। इसके बाद जब अगली वीडियो आएगी तो उसमें रहेंगे न्यूमेरिकल। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाक से नोट कर लेना। तो बच्चों इतना नोट कर लिए। इसके बाद अब हमारी आती है विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता क्या होती है, तो बोल रहे विलयन के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा, उपस्थित विलेय की मात्रा क्या कहलाती है, विलयन की सांद्रता। बोल रहा है कि विलयन के प्रति इकाई आयतन, किसी आयतन मतलब 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा, 1 लीटर आयतन उपस्थित विलेय की मात्रा क्या कहलाती है, विलयन की सांद्रता। क्या कहलाती है, विलयन की सांद्रता। अब इसे हम विभिन्न तरीकों से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, क्योंकि हर बार विलयन तो ऐसा था नहीं कि लिक्विड लिक्विड का रहेगा, द्रव द्रव का रहेगा, ठीक, ठोस ठोस का रहेगा, गैस गैस का रहेगा। ऐसा कभी कभी चेंज होगा, ठोस द्रव का विलयन हो, गैस द्रव का विलयन हो, तो उसके लिए अलग अलग है। तो सबसे पहला है भार भार प्रतिशत, मतलब वेट वेट परसेंटेज। तो वेट और वेट परसेंटेज, एक चीज याद रखना कि जैसे हमारा आता है भार भार प्रतिशत, तो ये चीजें याद रखना हो। जैसे आया भार भार प्रतिशत, ठीक, तो प्रतिशत मतलब जो पहला वाला भार है ये किसका, वो किसको डिनोट कर रहा है, विलेय को, और ये किसको डिनोट कर रहा है, विलायक को। ये किसको डिनोट कर रहा है, विलायक को। पहला वाला किसको डिनोट करता है, हमेशा विलेय को। जो पहला वाला है ये हमेशा ये बताता है कि ये विलेय का पार्ट है, और ये क्या बताता है, विलाय का पार्ट है। तो हमको एकदम याद रखना है कि जब भी प्रतिशत का फॉर्म आएगा, प्रतिशत आएगा, तो प्रतिशत कितना होता है, जो परसेंटेज होता है कितना हो सकता है, 100 से ज्यादा तो होता नहीं है कि 101%, 201%, ऐसा नहीं होता, सिर्फ 100% आता है। तो हमेशा याद रखना कि जब भी प्रतिशत आएगा तो क्या जाएगा, 100। अब देखो इसका हम फॉर्मूला कैसे बनाते हैं और कैसे याद करते हैं। तो बोल रहा है कि विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा, विलेय पदार्थ के ग्राम में वह मात्रा, क्योंकि भार है, भार को किससे मेजर करते हैं, ग्राम में, ठीक, भार को किससे डिनोट करते हैं, ग्राम में मेजर करते हैं। द्रव्यमान को भी किससे मेजर करते हैं, ग्राम में। तो बोल रहा है विलेय पदार्थ के ग्राम में वह मात्रा, क्योंकि पहला क्या है, विलेय, पहले क्या दिया हुआ, भार दिया हुआ है, तो ये भार और ये क्या है, विलायक या फिर विलयन, विलायक या फिर विलयन, ठीक, विलायक या फिर विलयन। तो बोल रहा है विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो 100 ग्राम विलयन में घुली हो। 100 क्योंकि क्या लगा हुआ है, प्रतिशत। 100 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या लगा हुआ है, प्रतिशत लगा हुआ है, इसलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, 100, ठीक, 100। तो अब देखो विलेय पदार्थ के ग्राम में वह मात्रा, विलेय पदार्थ के ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम विलयन, 100 ग्राम विलयन में घुली हो, क्या कहलाएगी, भार भार प्रतिशत। क्या कहलाएगी, भार भार प्रतिशत। अब देखो फॉर्मूला वेट बाय वेट का, वेट बाय प्रतिशत क्या होता है, पदार्थ का भार मतलब विलेय का भार बटे विलयन का भार मल्टीप्लाई 100, ये हो गया। अब जैसे दूसरा दिया है भार आयतन प्रतिशत, भार आयतन प्रतिशत, तो इसका अब तुमको बताएंगे, दिखाते हैं, भार आयतन प्रतिशत। ओए क्या कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो नहीं। अब देखो भार आयतन प्रतिशत में क्या बोल रहा है, भार ये क्या है, विलेय है, किसमें दिया हुआ है, ग्राम में, किसमें दिया हुआ है, ग्राम में, ठीक। आयतन मतलब क्या होता है, वैल्यू मतलब किससे डिनोट करते हैं, v से, ठीक, और प्रतिशत मतलब क्या होता है, 100। तो इसका क्या बनेगा, किसी पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा, किसी पदार्थ के ग्राम में वह मात्रा जो
100 वॉल्यूम किससे करते हैं, वॉल्यूम का मेरे किससे करते हैं, ml से। किससे करते हैं, ml या लीटर से। तो विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ml विलियन में घुली हो, 100 ml विलियन में घुली हो, क्या कहलाएगा, भार आयतन प्रतिशत। तू समझा फिर समझो, ठीक। तो जो पहला टर्म होता है ये हमेशा विलेय होता है, जो दूसरा टर्म होता है हमेशा विलायक या विलयन पे होता है। तो पहले टर्म का जो भार है किससे मेजर करते हैं, ग्राम में, और आयतन किससे करते हैं, ml से। तो हमको सिंपल बताइए विलेय और ये क्या है, विलयन है, ठीक। तो बोल रहा है कि विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा, ग्राम है ना, विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ml विलियन में घुली हो, क्या कहलाएगी, भार आयतन प्रतिशत, ठीक। इसके बाद अब बोला है आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत। तो आयतन प्रतिशत, ठीक। अब देखो ये भी विलेय के लिए है, ml होगा, इसका भी क्या होगा, ml होगा, प्रतिशत का क्या होगा 100। तो इसमें क्या होगा, विलेय पदार्थ की ml में वह मात्रा, विलेय पदार्थ की ml में वह मात्रा जो 100 ml विलियन में घुली हो। डिफिनीशन सिर्फ यही है, चेंज क्या हो रहा है, ग्राम और ml, बस। देखो विलेय पदार्थ की, यहां ग्राम का क्या हो जाएगा ml, तो विलेय पदार्थ की ml में वह मात्रा जो 100 ml विलियन में घुली हो, क्या कहलाएगी, आयतन प्रतिशत। क्या कहलाएगी, आयतन प्रतिशत। ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए बता रहे हैं, चुपचाप पढ़ लेना, ठीक है, नहीं तो जग सुना लगे। पेपर जब मिलता है, जब पेपर मिलेगा तुमको, और मान लो ऐसा कभी हो ना, जैसे किसी को पेपर मिलता है और जब कुछ नहीं आता तो उस टाइम यही गाना बजता है, जग सुना लगे। क्यों, क्योंकि उस टाइम पे कोई बताने वाला भी नहीं रहता, बोर्ड में हमको बता देगा लगभग, ठीक। एकदम सन्नाटा छा जाता है, एक इस दिन और एक रिजल्ट वाले दिन, हाँ, ठीक। तो आयतन हो गया। इसके बाद बोला प्रति अंश मिलियन, मिलियन मतलब क्या होता है, 10 की पावर 6। तो इसकी भी डेफिनेशन एकदम सिंपल सी है कि विलेय पदार्थ की ग्राम, विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 10 की घात 6 विलियन में घुली, 10 की घात 6 विलियन में घुली हो, क्या कहलाएगी, पार्ट पर मिलियन, अंश प्रति मिलियन। एकदम सिंपल से डिफिनेशन याद करो, सब तो उसी निकल जाती है। इसके बाद देखो ये वाला कि अंश प्रति बिलियन, इसका क्या होगा, तो इसका भी यही होगा, विलेय पदार्थ, ये देखो विलेय पदार्थ की ग्राम, क्योंकि भार इसमें भी आ रहा है, विलेय पदार्थ के ग्राम में वह मात्रा जो कितने 10 की पावर 9 ग्राम ml में, ग्राम विलियन में घुली हो, ग्राम विलियन में घुली हो, क्या कहलाएगा, पार्ट अंश प्रति बिलियन, पार्ट पर बिलियन, समझे। अब इसके बाद आती है मोलरता और मोल प्रभाज। इसके बाद आएंगी मोलरता और मोल प्रभाज। तो देखो नोट किए थे कि नहीं, अगर नहीं किए थे तो पॉज कर देना वीडियो को, उसके बाद इसको नोट कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि पेपर में बहुत अच्छे से पूछा जाता है ये सब, ठीक। इसके बाद आती है क्या, मोलरता। किससे नोट करते हैं, कैपिटल एम, उल्टा डब्ल्यू जिसके नीचे पैसे गड़े थे, ठीक। तो किससे नोट करते हैं, कैपिटल एम से। इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो हमेशा एक चीज याद करनी, या तो डिफिनीशन या फिर फॉर्मूला। तो ज्यादातर चांस है डिफिनीशन, वो फॉर्मूला याद कर लो, डिफिनीशन अपने आप बन जाती है। तो मोलरता की डिफिनीशन क्या होती है, मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है, विलेय मोलों की संख्या, विलेय मोलों की संख्या बटे विलियन का आयतन लीटर में। अगर लीटर में नहीं दिया है तो यहां लिख लो क्या, ml इंटू क्या कर दो 1000, ठीक। तो क्या बोल रहा है, मोलरता की डेफिनेशन, मोलरता फॉर्मूला क्या होता है, विलेय मोलों की संख्या बटे विलियन का आयतन
लीटर में, और लीटर नहीं दिया, ml दिया, तो 1000 से क्या कर दोगे मल्टीप्लाई। अगर इसकी कोई तुमसे डिफिनेशन पूछ दे तो क्या बनेगा, डिफिनेशन क्या बनेगा, देखो विलियन का आयतन कितना होता है, 1 लीटर होता है, देखो यहाँ ml है तो 1000 ml दिया है, या फिर विलियन होगा 1 लीटर होगा, ठीक। तो 1 लीटर तो हमेशा क्या लोगे, किसी, क्या लिखोगे, किसी 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय मूलों की संख्या, विलेय मूलों की संख्या, विलेय मूलों की संख्या क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। देखो किसी 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय मूलों की संख्या क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। अब एक चीज ये भी याद रखना कि विलेय के लिए जब डिनोट लिखते हैं, विलेय और विलायक दो ही चीजें होती हैं, विलेय विलायक या विलयन विलायक, ठीक, ये दोनों एक ही मिलेंगे। विलेय के लिए जितने अल्फाबेट होते हैं वो सब क्या होते हैं, स्मॉल लेटर में, किसमें होते हैं, स्मॉल लेटर। और विलायक या विलयन के लिए क्या होते हैं, कैपिटल लेटर। अब जैसे देखो विलेय के मोलों की संख्या, विलेय है ना, मोलों की संख्या फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल एन, क्या होता है, स्मॉल एन, ठीक, बटे विलियन का आयतन किसे करते हैं, कैपिटल वी, और क्या कर देते हैं, ml या लीटर। तो मोलरता बराबर फॉर्मूला बनता है क्या, n स्मॉल n अपॉन वीएल। n क्या है, विलेय मूलों की संख्या, तो n का फॉर्मूला क्या होता है, n का फॉर्मूला होता है भार बटे अणुभार। भार किसका, विलेय का भार, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार। विलेय का भार तो क्या होगा, स्मॉल w, ठीक, बटे विलेय का अणुभार तो स्मॉल m नॉट। हमने पहले बताया है कि जितने भी विलेय के लिए हम डिनोट नोट करेंगे उनके जो लेटर होंगे कैसे होंगे, स्मॉल लेटर होंगे। कैसे लेटर होंगे, स्मॉल। और विलायक के लिए या विलियन के लिए कैसे होंगे, कैपिटल लेटर। तो मोलरता फॉर्मूला क्या होता है, m इक्वल टू n अपॉन VL, V ml लिखना है तो 1000 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देना है, या फिर V लीटर लिख लेना डायरेक्ट, ठीक। ये हो गया। n बराबर क्या होता है, विलेय मूलों की संख्या, और n बराबर विलेय मूलों की संख्या फॉर्मूला क्या होता है, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, स्मॉल w बटे स्मॉल m नॉट। मजा आ रही ना, तो याद है यार, लाइक ठोको, लाइक ठोको। अब इसके बाद क्या था, ये हो गया हमारी क्या, मोलरता। अब आएगी इसकी छोटी बहन, कौन आएगी, स्वागत नहीं करोगे हमारा, हाँ? आएगी कौन, मोललता। लोग स्वागत नहीं करोगे, अक्खा पब्लिक जानती इसको। कौन है ये, मोलरता। इसका डिनोट क्या है, स्मॉल एन। क्या है ये, स्मॉल एन। तो इसका क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है विलेय के मोलों की संख्या, या फिर बोल सकते हैं विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या। क्या होती है, विलेय के मोलों की संख्या या फिर विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या। इसका हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या, या फिर क्या लिख सकते हो, विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या बटे क्या हो जाएगा, इसमें बस यही चेंज होगा, विलियन का भार केजी में। अगर केजी में नहीं दिया है, ग्राम में दिया है, तो क्या कर दोगे, यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई। क्या कर दोगे, 1000 से मल्टीप्लाई। इसमें भी डिनोट देख लेते हैं, इसका जो फॉर्मूला जो इसके क्या बनेगा, डिफिनीशन बनेगी। हमको फॉर्मूला पता है कि विलेय मोलों की संख्या बोल दें, या फिर क्या बोल दें, विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या। क्या हो जाएगा, बटे विलियन का भार किलोग्राम में, और ग्राम में दिया तो 1000 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। अगर इसकी डिफिनीशन हम लोग देखी जाए, डिफिनीशन क्या बनेगी, तो इसकी बनेगी क्या, किसी 1 किलोग्राम विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, या फिर विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या।
समझे नहीं समझे? समझो। ठीक, तो क्या हो जाएगी? विलेय के मूलक संख्या या विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या 84। हम याद कर लियो। ठीक, इसका डिनोट क्या होगा? विलेय के मूलक संख्या डिनोट क्या होता है? n। अब विलेय के मूलक संख्या n हो गया। विलेय का भार विलियन कैपिटल आ जाएगा। क्या हो जाएगा? विलियन का भार किसमें? केजी में। एक ये बन जाएगा फॉर्मूला। अगर विलियन का भार केजी में नहीं दिया है तो W ग्राम गुणे 1000 ये हो जाएगा। n का फॉर्मूला क्या होता है? भार बटे अणुभार। स्मॉल w वर्ग क्या होता है? विलेय का अणुभार, विलेय का भार, और स्मॉल m नॉट वर्ग क्या होता है? विलेय का अणुभार। ये हो जाएगा तुम्हारे किसके? n के बराबर का फॉर्मूला। ठीक, ये हो गई तुम्हारी क्या? मोललता। ये क्या हो गई तुम्हारी? मोललता। अब मोललता हो गई, इनकी यूनिट क्या होंगे? इसका यूनिट क्या होगा? देखो, इसका विलेय मूलक संख्या का यूनिट क्या होता है? मोल। क्या होता है? मोल। अब ये लाइन की चीज को क्या लगा दोगे? प्रति। अब ये आयतन है, आयतन मतलब क्या हो जाएगा? लीटर। इसका क्या बन जाएगा? मोल प्रति लीटर। और इसका क्या बन जाएगा? इसका जो डिनोट बनेगा, जो यूनिट बनेगी, क्या बनेगी? मोल। ऊपर तो मोल ही रहेगा, प्रति क्या बन जाएगा? केजी। मोल प्रति केजी किलोग्राम में। इसी से हमको पता चल जाएगा कि ये क्या दिया हुआ है? मोलरता दी है कि मोललता दी है। एक तो ये यूनिट होती है, और इसके बाद इनकी दूसरी यूनिट क्या होती है? इनकी दूसरी यूनिट होती है कि इनके नाम से ता हटा दो। क्या हटा दो? ता। तो क्या हो जाता है? मोलर। ये भी इसी की यूनिट है। इसके भी नाम से क्या हटा दो? ता हटा दो, तो इसका भी क्या हो जाता है? मोलल। इसका क्या हो जाएगा? मोलल। ये भी क्या इसकी यूनिट है। एक का हो जाएगा मोलर और एक का हो जाएगा मोलल। अगर तुमको दिया है 0.4 कैपिटल M, मतलब क्या दिया तुमको? मोलरता दी हुई है। या फिर तुमको इसमें लिखा हुआ है कि मोलर, तो मोलर मतलब क्या दी हुई तुमको? मोलरता दी हुई है। इसी तरह अगर मोलल दिया है तो क्या दी हुई तुमको? मोललता दी हुई है। इसको किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल m से। इतना समझ में आया? तू समझा? नहीं समझा? नहीं, तू नहीं समझा, तू समझा? समझ गया। ठीक, इसके बाद आती है कौन? इन लोगों का भाई। कौन है वो? नार्मलता। कौन है? नार्मलता। ओ माय गॉड। केमिस्ट्री पढ़ते रहो, ठीक, जागते रहो। चौकीदार होता है ना, रात को बोलता है जागते रहो। इसके बाद क्या है हमारा? नार्मलता। इसको किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल N से। इसका फॉर्मूला होता है विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। ठीक, नॉर्मलता फॉर्मूला क्या होता है? विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। अब ग्राम तुल्यांकों की संख्या इक्विवेलेंट नंबर, ये हो जाएगा। ठीक है, तो विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या का फॉर्मूला निकालेंगे। तो जैसे उसमें था विलेय की मौलिक संख्या फॉर्मूला क्या होता है? भार बटे अणुभार। क्या होता है? भार बटे अणुभार। अब इसका भी निकालेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा? इसकी डिफिनेशन क्या बनेगी? पहली बात, नॉर्मलता की डिफिनेशन क्या बनेगी? नॉर्मलता की डिफिनेशन बनेगी किसी 1 लीटर विलियन में गुले विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। गुले विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? नॉर्मलता। यह नॉर्मलता भूल गए? भूलो ना। ठीक, साथी भूल न जाना। नहीं, ऐसा नहीं है। साथी रुक मत जाना, एक अकेला थक जाएगा। तो एक अकेला ही मेहनत करेगा। बोर्ड पेपर आ गए हैं तो साथी सो मत जाना। हाँ, ये सही है। साथी सो मत जाना, वरना रिजल्ट का हो जाएगा उजाला। ठीक, तो घंटी बजेगी फिर। अब देखो, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या होगी? विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या होगी? भार बटे तुल्यांकी द्रव्यमान।
भार बटे, तो अब भार बटे तुल्यांकित द्रव्यमान। अब तुल्यांकित द्रव्यमान का भी हमें फॉर्मूला नहीं पता, तो इसका क्या हो जाएगा, तुल्यांकी द्रव्यमान हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अणुभार बटे एन फैक्टर, अणुभार बटे एन फैक्टर। अब ये एन फैक्टर क्या है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो इधर उधर ट्रांसफर हो रहे हैं, या फिर इनको हम ऐसे बोल सकते हैं H या OH की संख्या, H या OH की संख्या, कि जो हमें नाम लिया NaOH के OH में के OH कितने हैं या फिर H कितने, या फिर कितने इलेक्ट्रॉनों क्या कर सकते हैं, आदान प्रदान कर सकते हैं, तो उनकी ये क्या है, संख्या है। तो नॉर्मलता के 3 फॉर्म लगते हैं, पहला है नॉर्मलता वाला, दूसरा है विलेय ग्राम तुल्यांकों की संख्या, और तीसरा तुल्यांकी द्रव्यमान इक्विवेलेंट मास उसका है। इसके बाद ये तीनों याद कर लेना, ये तीनों याद कर लें, इनके न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से आते हैं, और मोल प्रभाव मतलब थ्योरी तो आती, ठीक। इसके बाद अब हमारा बच रहा है मोल प्रभाज। अब मोल प्रभाज क्या है, मोल प्रभाज क्या है। अब मोल प्रभाज का मतलब हो गया कि अब इसमें विलेय का अलग होता है, विलाय का क्या होता है, अलग। अब तुमसे कोई पूछ दिया कि एक शरबत बनाने के लिए हमने 15 ml वाटर लिया, उसमें 1 चम्मच चीनी डाली, तो विलेय मतलब जो हमारा जल बना उसका मोल प्रभाज क्या होगा। या फिर हमसे ये बोल सकता है कि जो हमने रस बनाया, जो मतलब क्या बनाया हो, शरबत बनाया हो, उसमें जो जल है उसका मोल प्रभाज कितना होगा। देखो क्वेश्चन है तुम लोग में है भी बोर्ड में कि जो शरबत बनाया हो उसमें जो जल है उसका मोल प्रभाज क्या होगा। उसके लिए क्या करेंगे लोग, फॉर्मूला पता करेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, विलेय का मोल प्रभाज का फॉर्मूला होता है किसी घटक के मोलों की संख्या बटे विलयन के घटक की कुल मोलों की संख्या। अब ये दिया तुम्हारा क्या फॉर्मूला, कि मोल प्रभाज का फॉर्मूला क्या होता है, किसी घटक के मोलों की संख्या बटे विलयन के कुल मोलों की संख्या। अब देखो इसमें कैसे आया क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन आ गया कि 40 ग्राम NaOH को 200 ग्राम जल में घोलने पर विलयन का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए, ठीक। जल तथा NaOH का क्या निकालना है, मोल प्रभाज। तो जल के लिए क्या होगा, तो इसमें जिसका पूछेंगे घटक की जगह उसका नाम रख देंगे। हमसे पूछे जल का मोल प्रभाज, तो किसी घटक मतलब क्या हो जाएगा, विलेय, किसी विलेय के मोलों की संख्या बटे किसी विलयन के कुल घटक की मोल संख्या, मतलब जो घटक है हम जिसके लिए निकाल रहे हैं, जल के निकाल रहे हैं तो जल का बोलेंगे, और क्षार के मतलब जल के निकाले जल का बोलेंगे, फिर विलयन निकाले तो विलयन के लिए बोलेंगे। अब मोल प्रभाज का फॉर्मूला क्या होगा, जैसे हमसे बोले कि कोई जल है, ठीक, कोई पानी है उसमें 40 ग्राम NaOH निकालने हैं, तो टोटल विलयन का मोल प्रभाज ज्ञात करो। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले NaOH के निकालेंगे, तो NaOH के मोल प्रभाज निकालेंगे, क्या करेंगे, किसी घटक के मोलों की संख्या, पहले NaOH के मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे, उसके बाद फिर क्या होगा, विलयन के घटक के कुल मोलों की संख्या। अब देखो क्या बात है, यहाँ पे समझो क्या बात बोल रहा है कि जैसे हमारा जल है H2O प्लस NaOH, ठीक, इसमें सिर्फ हमने किसका बोला है, NaOH का बोला है, तो NaOH का बोला है तो NaOH की मोलों की संख्या रखेंगे, फिर अपॉन में विलयन के कुल घटक मतलब इसके भी मोलों की संख्या और इसके भी मोलों की संख्या, क्या करोगे, ऐड करोगे, ऐड करने के बाद क्या होगा, ये सॉल्व होगा, समझे। तो अब जैसे हम तुमसे बोले विलेय का मोल प्रभाज बताओ, तो क्या हो जाएगा, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन के कुल मोलों की संख्या, विलयन क्या हो जाएगा, कुल मोलों की संख्या हो जाएगी, ये हमारे क्या हो जाएंगे, मोल प्रभाज, ठीक। तो मोल प्रभाज में सबसे पहले इसको सॉल्व करने के स्टेप होते हैं, इसके 3 स्टेप तो तुमको कंटिन्यू याद रखने हैं, कि पहला जो विलयन हमको दिया है, हमको NaOH जल दिया है या फिर KOH NaOH दिया है या फिर KOH प्लस जल दिया है, जो दिया है हमको, जो चीज हमको दी हुई है, पहले उसका क्या निकालेंगे, मोलों की संख्या, पहले उसकी क्या निकालेंगे, मोलों की संख्या, उसके बाद
उसके बाद जिसका निकालना है उसके मोलक संख्या बटे विलयन के कुल मोलक संख्या। बस मोल फॉर्मूला यही होता है कि जिसका निकालना है उसके मोलक संख्या बटे विलयन के कुल मोलक संख्या। अगर इसकी डिफिनीशन आ गई तो तुम ऐसे याद करोगे, विलयन के किसी घटक की कुल मोलों की संख्या नहीं, ऐसे नहीं याद करोगे, ये थोड़ा लंबा हो जाएगा। इसको ऐसे याद करोगे, किसी घटक के मोलक संख्या तथा विलयन के किसी घटक की कुल मोलक संख्या का अनुपात क्या कहलाता है? मोल प्रभाज। क्या कहलाता है? मोल प्रभाज। तैयार कर लेना, समझे? और नहीं तो बोर्ड में बैठना मुंह बना के। जितना मजा आ रहा है ना देखने में, उतना मजा याद भी हो जाए, क्योंकि आता बहुत अच्छे से है। ये नंबर इसके बहुत अच्छे से आते हैं, मतलब नंबर नहीं पे क्वेश्चन बहुत अच्छे से आते हैं। तो मोल प्रभाज का फॉर्मूला क्या होता है? किसी घटक के मोलों की संख्या विलयन के कुल घटक के किसी मोलों की संख्या, विलयन घटक के कुल मोलों की संख्या। जिसका पूछेंगे उनके मोलक संख्या बटे विलयन के कुल मोलक संख्या। इतना याद करना है, एकदम सिंपल सा है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद फिर हम लोग चलते आगे। इसके बाद अब हमने वहां तक पढ़ लिया मोल प्रभाज तक। इसके बाद क्या है विलियन चैप्टर में? हेनरी का नियम। ठीक, इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग? हेनरी का नियम। ये पूरा चैप्टर आज क्लियर हो जाएगा, जितना थ्योरी है पूरी कंप्लीट करा देंगे। थ्योरी जितनी है पूरी क्या हो जाएगी? कंप्लीट। अगर तुम इतना पढ़ लिए तो मान लो, इतना मान लो कि जो विलियन चैप्टर आता है 7 नंबर में, तुम्हारे 5 नंबर एकदम फिक्स है, चाहे जहां से आएगा तुम कर लोगे, क्योंकि सब कराएंगे आज एक वीडियो में। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हेनरी का नियम। हेनरी का नियम क्या होता है? तो बोल रहा है इस नियम अनुसार स्थिर ताप पर, इस नियम अनुसार स्थिर ताप पर, मतलब टेम्परेचर क्या हो? स्थिर रहे, वो चेंज ना हो। तो बोला है स्थिर ताप पर किसी गैस के दाब के समानुपाती होता है। बहुत पीते हो, डर के आगे जीत है। जब उसको खोलते हैं, जब भी कोई पेप्सी एप्सी खोलते हैं, देखो गैस निकलती है ना, डर के आगे जीत है। ठीक, तो वही है, हेनरी के नियम पे ही वो होता है। क्यों? क्योंकि उसपे क्या होता है? गैस उसके अंदर भरी जाती। क्यों भरी जाती? ताकि वो खराब ना हो, क्योंकि उसकी बहुत दिन पहले पैक हो गई, अब धीरे धीरे क्या होता है? खराब हो जाती है। तो वो खराब कब होगी? जैसे ही मेरी एक बोतल है, मेरा चंदा है तू मेरा मैंने कहा था ना मेरी गाड़ी बहुत बढ़िया है, सूरज है तू, पिपिया लग रही ठीक, छोड़ो। अब इसमें देखो, अगर हमने यहां तक इसमें पानी भर दिया, ठीक, यहां तक इसमें क्या भरा हुआ है? पानी। अब इसको हम पैक करके रख दें, तो कुछ दिन बाद क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा अंदर का पानी। क्या हो जाएगा? खराब। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या है? एयर है, और एयर के साथ इसमें स्पेस खाली, इतनी स्पेस क्या है? खाली है। तो इसमें क्या आ जाएंगे? कीटाणु आ जाएंगे, जो कि अगर किसी ने पी लिया तो भी कीटाणु हो जाएगा। तो उसके लिए क्या है? हेनरी ने नियम दिया था कि अगर इसके अंदर हम ऐसी गैस भर दें जो इस पानी में सॉल्युबल ना हो। ठीक है, अगर हम इसके अंदर ऐसी गैस भर दें कि पानी में सॉल्युबल ना हो और हम उसको ऊपर से टाइट कर दें, तो क्या होगा? अब यहाँ इसमें पानी में घुलेगी नहीं। जैसे मान लिया हमने एक फुटबॉल लिया और पानी में डुबो दिया, जब तक पानी में डूबा रहेगा तब तक तो डूबा रहेगा, और जैसे हमने हटा वो कहाँ जाएगा? बाहर। तो हमने इसमें जबरदस्ती गैस भर दी, ढक्कन बंद कर दिया, तो गैस इसके अंदर थी। अब यहाँ जितनी स्पेस खाली, यहाँ पूरी तरह भरे रहेगी गैस। यहाँ क्या रहेगी? गैस पूरी तरह क्या रहेगी? भरी रहेगी। तो यहाँ किसका काम होगा? सॉलिड का। अगर हम तुमसे बोले इस पार्ट में कभी कीटाणु लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि कीटाणु लगने के लिए जगह चाहिए, मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस चाहिए। अब यहाँ भी स्पेस है ना, जगह कहाँ कीटाणु लगेंगे? तो यहाँ भी ऐसा होगा, जब गैस भर जाएगी तो वहां कीटाणु आने की जगह नहीं बचेगी, तो ये खराब नहीं होगा। इसीलिए जो पेप्सी एप्सी आते हैं उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी जाती है, ताकि वो खराब ना हो। और जैसे ही खोलते हैं, अगर सॉल्युबल होता गैस उसके अंदर तो घुल जाता, नहीं घुलता ना, सॉल्युबल नहीं होता। जैसे खोलते हैं तो क्या रहता है? बाहर आ जाता है। समझे? तो यही कह रहे हैं हेनरी ने ही ये नियम दिया था कि इस नियम अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस के दाब के समानुपाती होता है। स्थिर ताप पर किसी गैस के दाब के समानुपाती होता है। ठीक, अब देखो क्या बोला? W प्रोपोर्शनल P। W क्या है? गैस। W क्या है? पदार्थ की मात्रा है। W क्या है? पदार्थ की मात्रा। हमने कोई पदार्थ ले लिया, हमने यहाँ पानी लिया, तो पानी की पदार्थ की मात्रा किसके समानुपाती होता है? गैस दाब के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है? गैस के दाब के समानुपाती होता है। मतलब जितने ज्यादा पदार्थ रहेगा उतना ज्यादा गैस का दाब रहेगा। ठीक है, अब जब प्रोपोर्शनल ऑर्डर क्या आ जाता है? कांस्टेंट। KH कांस्टेंट मतलब हेनरीज
कांस्टेंट, तो W बराबर KHP। अब हमें हिंदी के नियम की सीमाएं भी याद रखनी है कि दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, और जो गैस हम मिला रहे हैं वो संगुणन नहीं होना चाहिए। पता चला हमने इसमें ऐसी गैस मिला दी जो इसके साथ घुल जाती हो तो रिएक्शन कर लेगी तो खराब भी हो जाएगी, तो हमें ऐसी गैस लेनी है जो संगुणित ना हो, घुले ना। इसके ये नियम हो गए, वो सीमाएं हो गई। इसका उपयोग क्या करते हैं मृदा पेय में, मृदा पेय के सील पैक जब करते हैं तो उसमें CO2 मिलाते हैं, ठीक। जो गोताखोरी करने जाते हैं उनकी ऑक्सीजन में जो हीलियम गैस मिलाते हैं वो भी हिंदी नियम के साथ काम करती है, ठीक है। तो ये इनको पढ़ लेना, ठीक। और मेन होता है हमारा हिंदी नियम, तो हिंदी नियम ये है। और हिंदी नियम ये भी है कि किसी विलयन की विलेयता दाब बढ़ाने पे बढ़ती है, समझे। तो किसी विलयन की विलेयता दाब बढ़ाने पे बढ़ती, इन सबको पढ़ डालो, इनको पढ़ डाला तो पेपर झिंगा लाला, ठीक। इसके बाद आता है हमारा विसरण। विसरण क्या है, बोल रहा है किसी विलेयक को विलायक में घोलने पर विलेयक के कणों का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर स्वतः प्रवाह, वाह, स्वतः प्रवाह, वाह, ठीक। मतलब कि जैसे हमने एक पानी वाली बाल्टी, मैंने एक बाल्टी पानी लिया, ठीक, उसमें हमने नील जो होता है उजाला हमने 2-3 बूंद डाल दिया, तो देखते हम लोग उजाला अपने आप पूरे पानी फैल जाता है। उजाला क्या होता है, अपने पूरे पानी में क्या हो जाता है, फैल जाता है। उस टाइम पे क्या होता है, जो उजाला है उसकी सांद्रता क्या है, अधिक है, और पानी सांद्रता क्या है, कम है। तो वही बता रहा है कि जब हम किसी विलेय को विलायक में घोलते हैं तो जो विलायक के अणु होते हैं, कण होते हैं, वो क्या करते हैं, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अपने आप भागते हैं, ठीक। तो वही काम होता है कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर स्वतः प्रवाह क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। मतलब कि हमने जैसे उसमें डाला उजाला तो थोड़ी देर बाद क्या हो, पूरे पानी में उजाला फैल गया, तो ये क्या है, विसरण है। कि हम किसी पदार्थ को किसी पदार्थ में डालते हैं तो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अणुओं का प्रवाह क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। समझ में आया? आया, उसमें टाइप कर देना, हाँ आ गया है, कमेंट कर देना, और घंटी जरूर बजाना, ठीक है। फिर ताकि और वीडियो आएंगी, अभी बहुत सारी आएंगी, ठीक। पेपर से पहले देखो, तुम्हारा अगर हिंदी का पेपर है तो हिंदी पढ़ते रहो, पर जैसे ये वीडियो है इसको देख लो, पूरी पूरी देख लो, रिवीजन हो जाएगा। हिंदी तुम पढ़ते ही रहोगे, हिंदी पढ़ ही रहोगे इस टाइम पे, ठीक है। तो इसको भी पढ़ते रहो क्योंकि उस टाइम पे टाइम नहीं मिलेगा तुमको पढ़ने का। अब इसके बाद आ गया परासरण। परासरण क्या है, बोल रहा है विलायक के अणुओं का, विलायक के अणुओं का, जो विलायक हमारा, जो हमारा विलायक, विलायक क्या होता है, किसी विलयन में जिसकी मात्रा सबसे ज्यादा अधिक होती है वो क्या होता है, विलायक। तो विलायक के अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली से होकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर, शुद्ध विलायक से विलयन की ओर अथवा तन विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाह, ठीक। विलायक के अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली से होकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर, शुद्ध विलायक जो होगा हमारा उससे विलयन की ओर जाए, या फिर तन विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाह जो होता है वो क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। अब सबसे पहली बात, ये अर्धपारगम झिल्ली क्या है। तो अर्धपारगम झिल्ली क्या होती है, एक ऐसी झिल्ली जिसमें क्या होता है, विलायक के अणु इधर से उधर जा सकते हैं पर विलेय के अणु इधर से उधर जा सकते हैं पर विलायक के अणु इधर से उधर नहीं जा सकते, ठीक। पर किसी के कंडीशन में ये भी होता है कि विलायक के अणु इधर से उधर जा सकते हैं, विलेय के अणु इधर से उधर नहीं जा सकते, ठीक। तो अब अर्धपारगम झिल्ली क्या है, ये क्या होती है। तो अर्धपारगम झिल्ली दो प्रकार की होती है, एक होती है प्राकृतिक अर्धपारगम झिल्ली और एक होती है कृत्रिम। प्राकृतिक कौन सी होती है, जैसे बकरे की आमाशय हो गई है, ठीक, अंडे की झिल्ली हो गई, और जो अंगूर आता है उसकी झिल्ली हो गई, किशमिश आता है उसकी झिल्ली हो गई, ये सब क्या है, प्राकृतिक है, इनको हम बना नहीं सकते। पर जो कृत्रिम होती है वो क्या होती है, कापर फेरो साइनाइड। क्या होती है, कापर फेरो साइनाइड, Cu2FeCN का होल 6, ठीक। तो अब इसमें होता क्या है, जैसे हमने रात को पानी में किशमिश डाल दिया, ठीक, तो सुबह क्या हो गया, किशमिश फूल जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो जल होता है ये शुद्ध विलायक है, ये क्या होता है, उस झिल्ली को, जो किशमिश की झिल्ली है उसको पार करके उसके अंदर चला जाता है, तो उसी झिल्ली को क्या बोलते हैं, अर्धपारगम झिल्ली। और जो ये क्रिया हुई है, जो पानी अपने आप अंदर गया, इसको क्या बोलते हैं, परासरण। इसको क्या बोलते हैं, परासरण। अब जैसे हमने अंगूर लिया, अंगूर को हम चाशनी में डाल दें, अंगूर क्या करें, चाशनी में डाल दें, तो जो अंगूर का रस होगा अंदर से कहां जाएगा, बाहर। अंगूर क्या हो जाएगा, पिचक जाएगा। क्यों, क्योंकि बाहर सांद्रता क्या है, अधिक है, और अंदर सांद्रता क्या है, कम। अंगूर के अंदर सांद्रता कम है और बाहर सांद्रता क्या है, अधिक है। तो तन विलयन से सांद्र विलयन की ओर, तो वो क्या होगा कि जो झिल्ली होगी अंगूर की, वो अर्धपारगम झिल्ली काम करेगी, और जो अंगूर का रस होगा जो बाहर निकल रहा है, इस प्रोसेस में जो हो रहा है इसको क्या बोलेंगे, परासरण। क्या बोलेंगे, परासरण। समझ में आया परासरण क्या होता है। इसके बाद परासरण दाब क्या है। तो परासरण दाब वह दाब,
ठीक, जैसे हमने किशमिश डाल दिया पानी में, ठीक, और हमने उसी बर्तन में, जैसे हमने गिलास में डाला तो उसी गिलास में एक ऐसा प्रेशर डाल रहे हैं, ऐसा प्रेशर डाल रहे हैं कि वो एक अंदर जो पानी सॉलिड का काम करने लगे। किसका काम करने लगे? सॉलिड का। और हमें ये भी पता है कि सॉलिड में क्या होता है कि जो अणु होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते। नहीं जा सकते ना? जा सकते। हम सॉलिड है, देखो ये चले तो गए, अरे मतलब पार्टिकल्स, ठीक। तो जो सॉलिड होते हैं वो उनके जो अणु होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते। तो परासरण दाब में ये बोल रहा है कि जो हमारा परासरण दाब वह दाब होता है जिसमें क्या होता है, परासरण क्रिया को रोक दिया जाता है, ठीक। मान लो कि हमने गिलास में लिया किशमिश को, पानी डाल दिया और हमने पानी के ऊपर प्रेशर लगाया, पिस्टन से क्या लगाया? प्रेशर लगाया। इतना प्रेशर लगाया कि अंदर पूरा जो पानी सॉलिड का काम करने लगा। तो जो अणु क्या अंदर बाहर होंगे? नहीं होंगे। और जो अंदर अणु होंगे वो अंदर बाहर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि अंदर स्पेस नहीं है, क्योंकि प्रेशर उसके ऊपर लग रहा है। जितनी जगह थी सब में प्रेशर लग गया। अब जब प्रेशर लग गया तो प्रेशर बाद इधर से उधर होंगे? नहीं होंगे। तो वही बोल रहा है कि परासरण की क्रिया को रोकने के लिए, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया न्यूनतम या फिर अतिरिक्त बाह्य दाब, न्यूनतम या अतिरिक्त बाह्य दाब क्या कहलाता है? परासरण दाब कहलाता है। क्या होता है? किसी विलयन के परासरण को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया न्यूनतम बाह्य दाब परासरण दाब कहलाता है। मतलब कि जैसे हमने ये लिया ग्लास, ठीक, इसमें हमने डाल दिए 2-3 किशमिश डाल दिए और इसमें हमने क्या भर दिया? पानी। ओ मैया मोरी मैं कब माखन खायो, भोर भयो गैयन के पाछे मधुबन मोही पठायो। जब तक सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, देख रहे हो फिगर बना रहे हैं, ठीक। अब देखो जैसे ये हमने रख दिया, अब हम क्या करें? हमने डाल दिया, अब इसको हम प्रेशर डालते हैं, प्रेशर इसके अंदर क्या करें? डालते रहें। तो एक ऐसा स्टेज आ जाएगा जहां पे जैसे यहाँ पे आ गया, इसके बाद यहां तक आ गया ये पिस्टन, तो यहाँ पे एकदम जो पानी और किशमिश एकदम सॉलिड हो जाएगा। मतलब कि ऐसा हो जाएगा कि एक भी जो अणु होता है इधर से उधर नहीं जा सकता। यही क्या होता है? परासरण दाब होता है। अब परासरण क्रिया रुक गई, अब जो पानी है किशमिश के अंदर नहीं जाएगा। तो वही बोला है किसी विलयन में परासरण को रोकने के लिए लगाया गया बाह्य या अतिरिक्त न्यूनतम दाब क्या कहलाता है? परासरण दाब कहलाता है। समझो? हाँ, ऐसे परासरण दाब के नियम। अब परासरण दाब के 2 नियम है। एक कौन सा है? बॉयल-वान-टॉप का नियम और दूसरा है चार्ल्स-वान-टॉप नियम, ठीक। अब बॉयल-वान-टॉप क्या बोल रहा है कि इस नियम अनुसार स्थिर ताप पर, मतलब कि अगर इस नियम अनुसार स्थिर ताप, टेम्परेचर कैसा हो? स्थिर हो, तो जो परासरण दाब होता है सांद्रता क्या होता है? समानुपाती। मतलब जितनी ज्यादा सांद्रता होगी उतना ज्यादा दाब होगा। तो बोल रहा है कि बायल ने बोला कि स्थिर ताप पर परासरण दाब सांद्रता क्या होता है? समानुपाती होता है। तो P प्रोपोर्शनल C। कब? जब ताप कहाँ है? स्थिर है। क्या है? स्थिर है। उसके बाद चार्ल्स-वान-टॉप का नियम। चार्ल्स-वान-टॉप बोल रहे हैं कि इस नियम अनुसार स्थिर सांद्रता पर, अब कंसंट्रेशन मतलब क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया, अब वो चेंज नहीं होगा। तो जो परासरण दाब है टेम्परेचर क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा। तो बोला है स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का परासरण दाब किसके परासरण दाब ताप के क्या होगा? समानुपाती होगा। ताप के क्या होगा? समानुपाती होगा। तो बॉयल ने क्या बोला कि स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का परासरण दाब, बॉयल ने बोला था स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब सांद्रता के समानुपाती होगा, और चार्ल्स ने बोला स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का परासरण दाब ताप के समानुपाती होगा। नाम से याद रखना, चा से मतलब क्या होता है? C, मतलब इसमें C क्या है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट। अरे यार तुम काहे गिरे जा रहा हो, ठीक। तो C क्या है? कांस्टेंट है। मतलब कि चार्ल्स में क्या होगा? सांद्रता स्थिर रहेगी, तो जो परासरण दाब होगा ताप के क्या होगा? समानुपाती होगा। बॉयल में क्या होगा? बॉयल में जब इसमें सांद्रता कांस्टेंट है तो इसमें सांद्रता क्या होगी? समानुपाती होगी, इसमें ताप कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो इस नियम अनुसार बॉयल का नियम बोला, इस नियम अनुसार स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब सांद्रता के समानुपाती होता है, फिर प्रोपोर्शनल C हो गया। इसके बाद चार्ल्स-वान-टॉप का नियम के अनुसार, इस नियम अनुसार स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का परासरण, 2 बार लिख दिया क्या? विलयन, हाँ, किसी विलयन का
का परासरण दाब ताप के समानुपाती होता है, P प्रोपोर्शनल T। ठीक, चार्ल्स का C से याद रखना, तो इसमें C कांस्टेंट होता है, तो उसमें T क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक, अब बोल रहे हैं कि 1/2 समीकरण क्या होता है। देखो P प्रोपोर्शनल C पहला समीकरण, P प्रोपोर्शनल T दूसरा समीकरण। पहला जो नियम निकला था P प्रोपोर्शनल C निकला था, और दूसरा जो नियम निकला था P प्रोपोर्शनल T निकला था। अब देखो P दोनों में कॉमन है, ठीक है, प्रोपोर्शनल दोनों में कॉमन है, C और T है, जिनको एक साथ लिख सकते हैं, क्या हो जाए, प्री प्रोपोर्शनल CT। जब P प्रोपोर्शनल CT जब प्रोपोर्शनल हटता है, कोई ना कोई क्या आता है, नियतांक। क्या आता है, नियतांक। तो P बराबर CRT, किसी किसी बुक में R आता है और किसी किसी बुक में S आता है, तो क्या हो जाएगा, P इक्वल टू CRT या फिर P इक्वल टू CST। दोनों यहाँ पे C और R क्या है, कांस्टेंट है, जगह नहीं थी इसलिए हमने इधर लिख दिए थे कि जो C है और या R है, C बोल रहे हैं, जो R है या S है, ये दोनों क्या है, क्या है, कांस्टेंट, क्या है, नियतांक है, क्या है, नियतांक। अब C बराबर हमें एक फॉर्मूला पता है, सांता बराबर फॉर्मूला पता है, मोलक संख्या बटे आयतन, ये फॉर्मूला होता है, याद रखना कि C बराबर फॉर्मूला क्या होता है, मोलक संख्या बटे आयतन। तो C की जगह हम रख देंगे मोलक संख्या बटे आयतन, तो V यहाँ डिवाइड में कहां चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, क्या हो जाएगा, PV इक्वल टू NRT, या फिर R की जगह हम S रख देंगे, तो PV इक्वल टू NST। एक चीज याद रखना है, जो परासरण दाब है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये, कि जो परासरण दाब है इसमें जो टेम्परेचर होगा हमेशा केल्विन में होगा। ठीक, हमेशा रखना कि जो टेम्परेचर आएगा इसमें कैसा होगा, केल्विन में होगा, हमेशा केल्विन में चेंज करके ही क्वेश्चन लगाना है। अब देखो डिनोट देख लो, P मतलब क्या हो गया, P मतलब क्या हो गया, परासरण दाब, और V मतलब क्या हो गया, आयतन। डिनोट याद रहेंगे तो कर लोगे। N मतलब क्या हो गया, विलेय मोलों की संख्या, पहले ही बताए थे, विलेय मोलों की संख्या। S मतलब क्या हो गया, S और R मतलब क्या हो गया, नियतांक, और T मतलब क्या हो गया, ताप, किसमें, केल्विन में। तो इतनी चीजें पहले तुम क्लियर कर लो। परासरण दाब तुमने अगर इतना अच्छे से पढ़ लिया तो समझो इससे जो क्वेश्चन आएगा तुम चीर दोगे, फाड़ दोगे, तो सब कुछ कर दोगे। ठीक है, तो इतना नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसके आगे फिर हम लोग चलते हैं। तो नोट कर लिए होगे इतना। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे समपरासरी विलयन, ऐसे विलयन जो समान ताप पर समान परासरण दाब रखते हैं, ऐसे विलयन जो समान ताप पर समान परासरण दाब रखते हैं, वो विलयन कैसे कहलाते हैं, समपरासरी विलयन। समपरासरी विलयन मतलब जब टेम्परेचर भी समान होगा, उनका परासरण दाब भी क्या होगा, समान होगा। इसके बाद हम अब एक बात बताओ, पानी फिल्टर करने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, आरओ। आरओ का मतलब क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स मतलब हो गया प्रतिलोम, और ऑस्मोसिस मतलब हो गया परासरण। प्रतिलोम परासरण, प्रतिलोम परासरण मतलब, प्रतिलोम मतलब क्या होता है, उल्टा। ठीक, यही होता है। तो हमको इसमें साफ साफ पता चल रहा है जो परासरण दाब का उल्टा होगा वह क्या होगा, प्रतिलोम परासरण। अब जैसे देखो बोल रहा है इसमें, यदि परासरण दाब से अधिक दाब विलयन पर लगाया जाए, यदि परासरण दाब से अधिक दाब विलयन पर लगाया जाए, तो विलायक के अणु विलयन से, विलायक के अणु विलयन से शुद्ध विलायक की ओर प्रवाहित होने लगते हैं। परासरण क्या होता है, शुद्ध विलायक से विलयन की ओर जाते हैं, इसमें क्या हो रहा है, विलयन से शुद्ध विलायक की ओर जाते हैं, और यह क्रिया क्या कहलाती है, प्रतिपरासरण कहलाती है। उसमें क्या होता है, अपने आप ये क्रिया होती है, और इसमें क्या होता है, इसमें हम दाब लगा के कराते हैं। तो ये क्या है, परासरण दाब का उल्टा है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए इसको याद कर लेना। इसके बाद है वाष्प दाब। ठीक, वाष्प दाब बोले किसी ताप पर द्रव तथा उसकी वाष्प के मध्य, किसी ताप पर, किसी टेम्परेचर पर द्रव तथा जो द्रव है उसी के वाष्प, उसी के वाष्प के मध्य साम्य अवस्था में, साम्य अवस्था में द्रव की सतह पर लगाया गया वाष्प का दाब क्या कहलाता है, वाष्प दाब। जैसे मान लो हम जो है भगोना ले, गैस चढ़ाए, पानी डाल दें, उसको ढक्कन बंद कर दें और उसको गर्म करते रहे, तो पानी जब भाप बनेगा, अब भाप बनने के बाद क्या होगा, आएगा प्लेट में लड़ेगा, फिर पानी के नीचे आएगा। जब पानी भाप बनेगा तो वो भाप क्या करेगा, उसकी सतह पे क्या डालेगा, दाब डालेगा, उसकी सतह पे क्या डालेगा, दाब डालेगा, और वही दाब क्या कहलाएगा, वाष्प दाब। वही दाब क्या कहलाएगा, वाष्प दाब। तो वही बोल रहा है किसी ताप पर द्रव तथा उसकी वाष्प के मध्य साम्य अवस्था में द्रव की सतह पर लगने वाला बल, लगने वाला वाष्प का दाब क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। समझे, जो द्रव है उसी का वाष्प, जो द्रव है उसी का वाष्प जब उसकी सतह पे दाब लगाता है वही क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। ठीक, इसके बाद हमारा है राउल्ट का नियम, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब राउल्ट का नियम क्या है, बोल रहा है राउल्ट के नियम अनुसार वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन,
वाष्प दाब का आपेक्षिक अनुमान। आपेक्षिक अनुमान क्या है? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। वाष्प दाब का आपेक्षिक अनुमान पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। वाष्प दाब का आपेक्षिक अनुमान विलेय के मोल प्रभाज। अभी हमने मोल प्रभाज की बात की थी, हमने कहा था जिसका मोल प्रभाज निकालना है उसके मोलक संख्या बटे विलयन के कुल मोलक संख्या। तो इसमें विलेय का निकालना है। तो देखो स्मॉल एन क्या होता है? विलेय की मोलक संख्या। स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, मतलब कि स्मॉल एन हो गया विलेय की मोलक संख्या, कैपिटल एन हो गया विलाय की मोलक संख्या। जब दोनों को ऐड करेंगे विलेय विलाय मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? विलयन। तो क्या हो जाएगा? विलयन के मोलों की संख्या। तो बोल रहा है राउल्ट के नियम अनुसार वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान पी नॉट माइनस पी नॉट विलेय के मोल प्रभाज के क्या होता है? बराबर होता है। ये देखो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट एन स्मॉल एन अपॉन स्मॉल कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन। ये सिर्फ राउल्ट के नियम का फॉर्मूला है, पर जब हम क्वेश्चन लगाएंगे इसके न्यूमेरिकल लगाएंगे उसके लिए फॉर्मूला क्या है? अलग है, क्योंकि ये फॉर्मूला एक बार गलत प्रूफ हो गया है। जिसको नहीं लगाते उसके लिए हम लोग फॉर्मूला अलग से व्यंजक प्राप्त करते हैं, इसी से प्राप्त करेंगे। इसमें क्या है? अब इसमें एक चीज ध्यान लो कि पी नॉट क्या है, पी एस क्या है। ठीक, पी नॉट क्या और पी एस क्या है। मान लो हमने एक गिलास पानी लिया, ठीक, ये हमने क्या लिया? H2O ले लिया। तो इसमें जो अभी दाब लग रहा है, इसमें जो दाब लग रहा है, P मतलब क्या हो गया? दाब हो गया, वाष्प दाब जो लग रहा है, इसमें जो वाष्प दाब लग रहा है ये क्या है? P नॉट। तो P नॉट क्या होता है? शुद्ध विलायक या विलेय का वाष्प दाब। शुद्ध विलायक मतलब उसमें कुछ भी ना मिलाया हो, तो ये क्या हो जाएगा? शुद्ध विलायक या विलेय का वाष्प दाब। अगर हम इसमें मिला दे कुछ, इसमें हम मिला दे, जैसे हमने ले लिया H2O प्लस C6H12O6, अब हमने मिला दिया। अब इसका जो दाब होगा, वाष्प दाब, वो क्या होगा? PS। मतलब S मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन। तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P नॉट और किसी विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाता है? PS। ठीक, तो इतना जान लेना कि P नॉट क्या है हमारा? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, विलायक के विलेय हो सकता है, और PS क्या है? विलयन का वाष्प दाब है। अब देखो व्यंजक कैसे प्राप्त करेंगे। व्यंजक में क्या है? P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन। इनका क्या करेंगे? व्युत्क्रम। क्या कर देंगे? व्युत्क्रम करने पर, ठीक, व्युत्क्रम जब करेंगे पी नॉट ऊपर जाएगा, पी नॉट माइनस पी एस नीचे आ जाएगा, इस कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, स्मॉल एन कहाँ जाएगा? नीचे आ जाएगा। इसको ऐसे ही रखेंगे, पी नॉट माइनस पी एस इक्वल टू एन को अलग अलग कर देंगे, कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन, कट जाए कितना आ जाएगा? 1। ये प्लस का इधर किसमें आ जाएगा? माइनस का 1। तो पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी एस माइनस का 1 इक्वल टू कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन। अब इसको क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, तो क्या हो जाएगा? पी नॉट माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये जब इधर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस क्या हो जाएगा? पी एस अपॉन क्या हो जाएगा? पी नॉट माइनस पी एस इक्वल टू कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन। पी नॉट कैंसिल, क्या हो जाएगा? पी एस अपॉन पी नॉट माइनस पी एस इक्वल टू कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन। हमने यहाँ पे व्युत्क्रम किया था, अब इसको फिर से व्युत्क्रम करेंगे, तो क्या हो जाएगा? पुनः व्युत्क्रम, पुनः व्युत्क्रम करने पर, जब पुनः व्युत्क्रम करेंगे पलट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन। ये हमारा क्या है? राउल्ट के नियम का गणना वाला फॉर्मूला है। मतलब जितने न्यूमेरिकल लगाएंगे हम इसी फॉर्मूले से लगाएंगे, जितने न्यूमेरिकल लगाएंगे इसी फॉर्मूले से लगाएंगे। इसमें पी नॉट क्या है? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, पी एस क्या है? विलयन का वाष्प दाब, स्मॉल एन क्या है? विलेय की मोलक संख्या, कैपिटल एन क्या है? विलाय की मोलक संख्या। याद रहेगा इतना नोट कर लो। इसके बाद फिर आगे चले। तो इसके बाद अब हमें पढ़ना है, राउल्ट का नियम पढ़ लिया हमने, राउल्ट के नियम के व्यंजक पढ़ लिया। अब हमें पढ़ना है कि आदर्श विलयन क्या होते हैं, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अब आदर्श विलयन क्या होता है? तो आदर्श विलयन, जो विलयन ताप व सांद्रता की सभी परिस्थितियों में, ताप व सांद्रता की सभी परिस्थितियों में राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, वे क्या कहलाते हैं? आदर्श विलयन कहलाते हैं। तो एक चीज ये भी जान लो कि आदर्श नाम की कोई चीज नहीं होती। तुमसे बोलेंगे आदर्श प्रतिरोध क्या होता है, आदर्श विलयन क्या होता है, तो ये कभी एग्जिस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि हमें मानने हैं सिर्फ, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई विलयन हो और ताप अगर चेंज करें, अगर टेम्परेचर चेंज करें, उसका प्रॉपर्टी चेंज ना हो, या भी कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं है जिसकी हम कंसंट्रेशन चेंज करें, सांद्रता अगर चेंज करें तो वो चेंज ना हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। समझिए कि नहीं समझिए? ठीक, तो आदर्श विलयन क्या होते हैं? जो विलयन ताप व सांद्रता की सभी परिस्थितियों में, ऐसे विलयन जो ताप और सांद्रता की सभी परिस्थितियों में राउल्ट के नियम का पालन करेंगे, वो क्या कहलाएंगे? आदर्श विलयन कहलाएंगे। इसके बाद अनादर्श विलयन, अनादर्श विलयन क्या होंगे? जो राउल्ट के नियम पालन नहीं करेंगे, वो क्या कहलाएंगे? अनादर्श विलयन कहलाएंगे।
तो तुम आदर्श बच्चे हो तो आदर्श की तरह पढ़ो, ठीक है। फिर अणुसंघ के गुणधर्म। अब अणुसंघ के गुणधर्म क्या है? अच्छा, इससे पहले राउल्ट के नियम में कुछ सीमाएं भी होती हैं। राउल्ट के नियम सीमाएं क्या है कि राउल्ट का नियम जो है सिर्फ आदर्श विलयनों पर लागू होता है, पहली बात ये। और राउल्ट का नियम उन विलयनों पे लागू नहीं होता है जो विलायक विलय से अभिक्रिया कर लेते हैं। मतलब जैसे हमने चीनी को पानी में डाला तो चीनी घुल गई, ये रिएक्शन हो गया, तो इस पे राउल्ट का नियम लागू नहीं होगा। अगर चीनी पानी में ना घुलती तो राउल्ट का नियम लागू हो जाता, समझे। तो राउल्ट का नियम उन विलयनों पे लागू नहीं होता है जो विलायक विलय से या फिर विलायक विलायक से अभिक्रिया कर लेते हैं या फिर संगुणन की प्रकृति दिखाते हैं कि आपस में संगुणित हो गए, ठीक। तो इन विलयनों पे क्या होता है? राउल्ट का नियम पालन, राउल्ट का नियम नहीं लगता है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अणुसंघ गुणधर्म क्या है। अब अणुसंघ गुणधर्म क्या है? तो विलयनों के वे गुणधर्म, विलयनों के वे गुणधर्म जो विलयन, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात हो रही है कि विलयनों के वे गुणधर्म जो विलायक की एक निश्चित मात्रा में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। जैसे कोई विलायक है, उसकी जो मात्रा है, क्वांटिटी, उसको क्या कर दिया? निश्चित कर दिया गया। अब विलेय के जो कण है, जो विलेय के कण है, वो क्या इसमें बोला है कि विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। जो विलेय के कण है उनकी संख्या पर निर्भर करती है कि वो विलयन कैसा हो रहा है, ठीक, उस विलयन में क्या हो रहा है। तो उसके बारे में जब पढ़ेंगे तो क्या कहलाएंगे? अणुसंघ गुणधर्म कहलाते हैं। तो विलयनों के वे गुणधर्म जो विलायक की निश्चित मात्रा में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणुसंघ गुणधर्म कहलाते हैं। है नहीं लिखा है? लिख लियो, ठीक है। कॉपी पेन लियो, नहीं लियो? कॉपी पेन लेके, ये मच्छर वो मार देवे ना, मर जियो। परेशान कर रखे हैं, क्लासे ना पढ़ाए दें, ठीक। तो क्या कहलाते हैं? अणुसंघ गुणधर्म कहलाते हैं। इसके बाद अब इसमें सबसे पहला क्या है? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। जो वाष्प दाब है उसका आपेक्षिक अवनमन क्या होता है, ठीक। अब देखो, किसी विलायक के वाष्प दाब में, कोई विलायक है उसका वाष्प दाब है, वाष्प दाब में अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को क्या बोलेंगे? वाष्प दाब का अवनमन। अब देखो कैसे बोल रहा है, किसी विलायक के वाष्प दाब का अवनमन, कोई विलायक है उसके वाष्प दाब का अवनमन क्या होगा। फिर उसका बोला शुद्ध विलायक का वाष्प दाब का अवनमन। तो हमने बताया था कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब क्या होता है? पी नॉट। क्या होता है? पी नॉट। अब बोल रहे हैं कि विलायक के वाष्प दाब का अवनमन, तो हम जो सोल्यूशन है पीएस है, ये क्या है? किसी विलयन का वाष्प दाब का अवनमन, ठीक है। अगर इसमें हम पी नॉट निकाल दें, पी नॉट निकाल दें, मतलब सोल्यूशन कैसे तैयार होगा? जैसे ही हमारा सोल्यूशन है, इसमें क्या है? H2O है और C6H12O6, ये दोनों मिलाए हमने, ठीक है। अब हमसे बोल रहा है कि अब इसमें एक सोल्यूशन बन गया, उस सोल्यूशन का इसका जो वाष्प दाब है पीएस, ठीक। अगर पीएस से हम H2O का वाष्प दाब निकाल दे, शुद्ध विलायक वाष्प दाब निकाल दे, जल का हमने वाष्प दाब क्या कर दे? नहीं, जल का नहीं, जल तो शुद्ध विलायक नहीं है, ठीक। हमने ग्लूकोज, ठीक, C6H12O6, इसका वाष्प दाब हमने क्या कर दिया? निकाल दिया। तो किसका बचेगा? सिर्फ जल का बचेगा ना, सिर्फ किसका बचेगा? जल का बचेगा। तो वही जल का जो वाष्प दाब होगा वो क्या होगा? विलायक का वाष्प दाब, कि मतलब विलयन के वाष्प दाब से अगर विलेय के शुद्ध विलेय का वाष्प दाब अगर माइनस कर देंगे तो किसका बचेगा? विलयन किससे मिलकर बनता है? विलेय और विलायक से। तो अगर विलयन में विलेय निकाल देंगे तो क्या बचेगा? विलायक। तो पी नॉट माइनस पीएस, ठीक। देखो, पी नॉट माइनस पीएस, शुद्ध विलायक से विलयन का निकल गया, तो पी नॉट माइनस पीएस किसका हो गया? विलायक के वाष्प दाब में अवनमन। किसका हो गया? विलायक के वाष्प दाब में अवनमन। फिर क्या बोला? शुद्ध विलायक के वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब क्या होता है? पीएस, वो पी नॉट, ये होता है। के अनुपात, देखो अनुपात लिखे हुए ना, के अनुपात को वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। समझ में आया कि शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का अवनमन तथा विलायक के वाष्प दाब का अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अवनमन के अनुपात को वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहते हैं, ठीक। तो फॉर्मूला क्या होता है? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, स्मॉल एन मतलब विलेय की मूलक संख्या, एन प्लस कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन मतलब विलयन की मूलों की संख्या। या फिर इसका फॉर्मूला हमने जो अभी ड्राइव किया था इसमें राउल्ट के नियम में, उसमें क्या था? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन। ये दोनों क्या है? अपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन के फॉर्मूले। समझ में आया? अंडर 10, ठीक। इसके बाद क्वथनांक में उन्नयन। अब क्वथनांक में उन्नयन क्या है? अब मान लो जैसे हमने कोई विलयन लिया, ठीक, हमने कोई सोल्यूशन ले लिया, मतलब सोल्यूशन हमने कोई चीज ले ली, जैसे हमने पानी ले लिया। अब पानी हमने कोई ऐसी चीज मिलाई जो पहले पानी का टेम्परेचर था, उसको जब मिला टेम्परेचर थोड़ा बढ़ गया, थोड़ा मतलब 0.25 बढ़ गया, 0.3 बढ़ गया, तो ये जो टेम्परेचर बढ़ेगा इसी को क्या बोलते हैं? क्वथनांक में उन्नयन। जैसे हम लोग पानी लेते हैं, पानी में अगर निरमा डालते हैं,
अरे कपड़ा धोने वाला धोते तो नहीं, घर से धोवाते हो मम्मी लोगों से, किसी दिन धो के देखो। जो पानी लेते हैं, पानी में जब हम निरमा डालते हैं तो पानी जब तुम थोड़ा रब करोगे हाथ डाल के तो उसमें क्या होता है, हीट आ जाती है। तो हीट आ जाती है मतलब पहले पानी टेम्परेचर कुछ भी रहा होगा, जब हमने निरमा डाला कुछ ना कुछ हीट प्रोड्यूस होगी ना, उसमें आ जाएगी ना हीट। तो उसी हीट को क्या बोल रहे हैं, क्वथनांक में उन्नयन, कि जो टेम्परेचर पहले था उससे थोड़ा टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया। तो उसी के बारे में बात करेंगे कि जब किसी विलेय पदार्थ को विलायक में घोला जाता है, किसमें घोला जाता है, विलायक में घोला जाता है, तो विलायक का क्वथनांक बढ़ जाता है। जो हमारा जल था उसका क्वथनांक क्या हो गया, थोड़ा सा बढ़ गया, मतलब 0.5 डिग्री सेल्सियस 0.2 डिग्री सेल्सियस थोड़ा सा बढ़ गया। तो बोला है विलायक क्वथनांक बढ़ जाता है। क्वथनांक में उत्पन्न इस वृद्धि को, जो क्वथनांक में उत्पन्न हुई है, थोड़ी सी वृद्धि हुई है टेम्परेचर की, इस वृद्धि को विलायक के क्वथनांक में उन्नयन कहा जाता है। इसे क्या बोलते हैं, विलायक क्वथनांक में उन्नयन। ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको डिनोट करते डेल्टा टीवी। डेल्टा टी मतलब क्या होता है, क्वथनांक, टेम्परेचर हो गया, बी मतलब क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट, मतलब कि जब बॉयल करते हैं। तो बोल रहा है डेल्टा टीवी इक्वल टू केवी इंटू एम। ये एम क्या है हमारा, ये एम क्या है, मोललता सॉरी, क्या है हमारा, मोललता। ठीक, अब मोललता है, अब इसको अगर हम तोड़े तो डेल्टा टीवी इक्वल टू केवी गुणे स्मॉल डब्ल्यू गुणे 1000 बटे एम नॉट इंटू कैपिटल डब्ल्यू। हमको पता है मोललता फॉर्मूला क्या होता है, मोलों की संख्या बटे विलियन का भार, किलोग्राम में नहीं दिया है तो क्या कर देंगे 1000 से गुणा। मोलों की संख्या फॉर्मूला क्या होता है, भार बटे अणुभार, उठा के यहाँ वैल्यू रख देंगे तो स्मॉल एम बराबर भार बटे अणुभार गुणे कैपिटल डब्ल्यू गुणे 1000। ये देखो स्मॉल डब्ल्यू गुणे 1000 एम नॉट गुणे डब्ल्यू, किसका फॉर्मूला है, एम का। एम मतलब क्या है, मोलरता का, किसका है, मोलरता का। तो केबी क्या है, केबी क्या है, स्थिरांक, केबी क्या है, स्थिरांक। देखो यहाँ लिखा है वेयर, केबी इक्वल टू क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक। मोलल उन्नयन स्थिरांक जो कांस्टेंट है मोलल उन्नयन स्थिरांक का, वो क्या है, केबी है। स्मॉल डब्ल्यू क्या, हमने बताया था कि जो विलेय होते हैं उनका जितना डिनोट होता है सब स्मॉल लेटर में होता है, और जो विलायक होते हैं या विलियन होते हैं उनका जितना डिनोट होता है किसमें होता है, कैपिटल लेटर में। तो स्मॉल डब्ल्यू मतलब विलेय का भार, स्मॉल एम मतलब विलेय का अणुभार, और कैपिटल डब्ल्यू विलायक या विलियन का भार। ठीक, अब कैपिटल एम नॉट मतलब क्या, विलायक या विलियन का अणुभार। ठीक, तो ये बोल रहे हैं कि दो क्वथनांक में उन्नयन का फॉर्मूला होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा फंसेगा, मतलब पक्का है कि इसका क्वेश्चन आएगा जरूर, अच्छे से पढ़ के जाना। तो क्वथनांक उन्नयन का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा टीवी इक्वल टू केवी गुणे 1000 गुणे स्मॉल डब्ल्यू बटे कैपिटल डब्ल्यू इनटू एम नॉट। ये याद रखना कई जैसे। ठीक, इसके बाद बोल रहे हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक, केवी क्या है, केबी क्या है, तो बोल रहे हैं विलायक के 1000 ग्राम, विलायक के 1000 ग्राम, कोई विलायक उसका कितना ले लें 1000 ग्राम, 1000 ग्राम विलेय पदार्थ के 1 मोल घोलने में, जो विलेय पदार्थ है जिसको हम घोल लें उसका जब 1 मोल घोलेंगे, जब 1 मोल घोलेंगे तब जो क्वथनांक में उन्नयन होगा, जब तब मतलब जैसे हमने 1000 ग्राम ले लिया विलायक, उसमें हमने 1 मोल विलेय घोला, और उसमें जब टेम्परेचर थोड़ा बहुत बढ़ेगा, जब घोलेंगे थोड़ा बहुत टेम्परेचर बढ़ेगा ही, जब बढ़ेगा तो उसी को क्या बोलते हैं, होने वाली वृद्धि मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाती है। ठीक, कहलाता है। इसका मात्रक केल्विन मोल इनवर्स होता है। क्या होता है, केल्विन मोल इनवर्स। अब देखो मान लो एक एग्जांपल ले रहे हैं कि हमने एक गिलास में पानी लिया, उसके बाद हमने चीनी डाल दी। ठीक, हमने हमारे पास 3 गिलास है। ठीक, हमने 1 गिलास में पानी लिया, उसमें चीनी डाली, जितना पानी लिया था उतनी चीनी तीनों गिलास में रख दी। ठीक, 3 गिलास है, तीनों में सेम मतलब सेम क्वांटिटी पानी रखा है और सेम क्वांटिटी चीनी रखा है। अब एक गिलास को क्या कर रहे हैं हम, ऐसे रख दिए, दूसरे गिलास को क्या कर रहे हैं, हमने थोड़ा क्या किया, उसको हीट कर दिया, मतलब तो हीट कर दिया, और तीसरा गिलास जो उसको हम चम्मच से घुमा रहे हैं। तो किसमें चीनी जल्दी घुलेगी, किसमें चीनी जल्दी घुलेगी। तो अब देखो चीनी घुलने का प्रोसेस क्या होगा, जो ग्लास में हम सिर्फ ऐसे रख दिए, पानी डाल के चीनी डाल के रख दिए, उसमें क्या होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा, मतलब वो घुलेगी अपने आप से धीरे धीरे, कुछ कोई मतलब नहीं होगा। जब हम गर्म करेंगे, गर्म में क्या होगा कि जो पानी के मॉलिक्यूल्स है उनकी स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। जब स्पीड बढ़ेगी तो दोनों के बीच क्या होगा, चीनी और पानी के अणुओं के बीच क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, वो जल्दी से गल के घुल जाएगा। अब हम जब चम्मच लेते हैं, जब चम्मच से पानी को घुमाते हैं तो पानी और ग्लास के बीच में क्या लगता है, फ्रिक्शन, और जब फ्रिक्शन लगता है तो क्या जनरेट होता है, हीट, और उसी हीट से क्या होता है, चीनी जल्दी घुलती है। तो हम डायरेक्ट अगर हीट दे रहे हैं तो हमारा शरबत जल्दी बन जाएगा, अगर मतलब चीनी जल्दी घुल जाएगी। अगर हम चम्मच से दे रहे हैं तो उससे थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, और हम कुछ नहीं करें तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो यही होता है क्वथनांक में उन्नयन, कि अगर हम हीट देंगे तो विलायक जल्दी घुलेगा। जो हीट जनरेट होगी घोलने के बाद, जो हीट जनरेट होगी, पहले कुछ और टेम्परेचर आएगा, जब घोलेंगे तो क्या होगा, दूसरा टेम्परेचर आ जाएगा, उसी टेम्परेचर क्या बोलते हैं, क्वथनांक का उन्नयन।
जो मोलल उन्नयन स्थिरांक Kb क्या बोलता है कि विलायक का 1000 ग्राम हो, 1000 ग्राम विलायक हो, उसमें हम 1 मोल विलेय घोलेंगे तो जितना क्वथनांक में वृद्धि होगी वही क्या होगी मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। इसका मात्रक क्या होता है केल्विन मोल इनवर्स होता है। इसके बाद आणविक उन्नयन स्थिरांक, अभी ये क्वेश्चन तुम्हारा आ भी सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आणविक उन्नयन स्थिरांक क्या होता है या फिर ग्राम अणु अवनमन स्थिरांक क्या होता है। ठीक, तो आणविक उन्नयन स्थिरांक में इतना याद रखना कि अभी जो क्वथनांक उन्नयन हो रहा है मोलल उन्नयन स्थिरांक हो ये कितने में हो रहा है 1000 ग्राम में, कितने में हो रहा है 1000 ग्राम में। जब भी आणविक आएगा या फिर ग्राम अणु का आएगा तो किस में होगा 100 में होगा, कितना होगा 100। तो देखो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा डेल्टा टी इक्वल टू के, यहाँ के भी था यहाँ कैपिटल के गुणे स्मॉल डब्ल्यू गुणे 1000 से कितना आ गया 100 एम नॉट इंटू कैपिटल डब्ल्यू। तो यहाँ पर जो के है ये क्या आणविक उन्नयन स्थिरांक है, मात्रक क्या होगा केल्विन मोल इनवर्स। देखो यहाँ का मात्रक भी सेम है और यहाँ का मात्रक भी सेम है, बस यहाँ क्या लिखा 100 ग्राम। 100 ग्राम क्यों लगा है क्योंकि इसमें क्या लिखा हुआ है आणविक। समझ में आया? तो इतनी चीजें याद रखना, डिनोट तुम्हें याद होनी चाहिए, इसके बाद ये थ्योरी तुम्हें याद होनी चाहिए, तब तुम थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर सकते हो पेपर में। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो जल्दी से। इतना नोट कर लिए होगे तुम लोग। इसके बाद अब देखो क्वथनांक का उन्नयन पढ़े थे, अब इसी में पढ़ेंगे हिमांक का अवनमन। अब जैसे हम कोई विलयन ले लिए, हमने कोई वाटर लिया, हमने कोई ऐसी चीज मिलाई कि पानी थोड़ा ठंडा हो गया, मतलब उसका टेम्परेचर क्या हो गया डाउन हो गया। जैसे ग्लूकोन डी, जब हम पानी मिलाते पानी थोड़ा ठंडापन आ जाता है ना, तो वही बोल रहा है कि जब ग्लूकोन डी मिलाते जो ठंडापन आता है टेम्परेचर डाउन होता है, तो उसे बोलते हैं हिमांक का और हिमांक में अवनमन। अब उसके बारे में बात करेंगे। तो हिमांक में अवनमन क्या होता है जब किसी विलेय पदार्थ को, जब देखो पूरी डिफिनेशन सेम है, उसमें क्या होती थी वृद्धि होती थी, इसमें क्या होगी कमी होगी। तो बोल रहे जब किसी विलेय पदार्थ को किसी विलायक में घोला जाता है तो विलायक का हिमांक कम हो जाता है। जब हम कोई भी लेप पदार्थ लेते हैं विलायक में घोल देते हैं तो उसका जो टेम्परेचर होता है वो क्या हो जाता है कम हो जाता है, हिमांक क्या हो जाता है कम हो जाता है। हिमांक में उत्पन्न इस कमी को विलायक के हिमांक में अवनमन कहा जाता है। जो हिमांक में कमी उत्पन्न होगी उसे क्या बोलेंगे विलायक के हिमांक में अवनमन बोलेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है देखो डेल्टा टी मतलब टेम्परेचर, मतलब क्या फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग मतलब क्या होता है डाउन होना। डेल्टा टीएफ इक्वल टू के एफ इंटू एम, एम क्या है मोललता। मोललता फॉर्मूला भी हमने लिखा था कि भार बटे अणुभार गुणे विलायक का भार गुणे क्या हो जाएगा 1000। तो डेल्टा टीएफ इक्वल टू के एफ गुणे स्मॉल डब्ल्यू गुणे 1000 बटे एम नॉट इंटू कैपिटल डब्ल्यू। ठीक, हमें पता है के एफ क्या है मोलल अवनमन स्थिरांक, उसमें क्या था मोलल उन्नयन स्थिरांक, स्मॉल डब्ल्यू विलेय का भार, एम नॉट विलायक का अणुभार और कैपिटल डब्ल्यू विलायक के विलयन का भार। इसके बाद मोलल अवनमन स्थिरांक, उसमें क्या था मोलल उन्नयन स्थिरांक। ठीक, इसके बाद बोल रहा है कि के एफ इक्वल विलायक के 1000 ग्राम में विलेय पदार्थ को 1 मोल घोलने में जो हिमांक में कमी आती है उसे क्या बोलते हैं मोलल अवनमन स्थिरांक। सेम डिफिनेशन उसमें थी, उसमें क्या हो जाती थी वृद्धि हो जाती थी, इसमें क्या हो जाती है कमी हो जाती है। फिर बोला आणविक अवनमन स्थिरांक, आणविक अवनमन स्थिरांक उसमें क्या था आणविक उन्नयन स्थिरांक, सब सेम क्या है उसमें क्या होता है 100 ग्राम लेते हैं, इसमें भी क्या होगा 100 ग्राम लेंगे। डेल्टा टी इक्वल टू के इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 100 बटे एम नॉट इंटू कैपिटल डब्ल्यू। यहाँ क्या है आणविक अवनमन स्थिरांक, मात्रक सेम होगा केल्विन मोल इनवर्स 100 ग्राम, सब कुछ सेम है। बस मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज एक चीज ये याद रखना कि जब भी तुमको उन्नयन के क्वेश्चन में अगर तुम्हारा टेम्परेचर 100.2 डिग्री सेल्सियस या फिर 103.2 डिग्री 5 डिग्री सेल्सियस इस तरह दे दे 0.5 डिग्री सेल्सियस, तो तुम्हें तुरंत एक काम करना है -100 डिग्री सेल्सियस कर देना है। जो आंसर आएगा वो तुम्हारा क्या होगा डेल्टा टीबी। इसमें भी डेल्टा टीबी बराबर क्या हो जाएगा माइनस क्या कर दोगे 100 कर दोगे, जो आंसर आएगा तुम्हारा क्या हो जाएगा डेल्टा टीबी। क्वथनांक वाले में ये करना है। ठीक, हिमांक वाले में क्या करना है, हिमांक तुमको दो टेम्परेचर दे देगा, कोई दे देगा तुमको टेम्परेचर डेल्टा टीएफ दे दिया है, कितना दे दिया 35.25 डिग्री सेल्सियस, दूसरा कुछ और दे दिया। तो तुम्हें क्या करना है जो टेम्परेचर ज्यादा होगा कम वाले टेम्परेचर क्या कर देना है माइनस कर देना है, जो टेम्परेचर ज्यादा होगा उसमें जो कम टेम्परेचर होगा उसको क्या कर दोगे माइनस कर दोगे, वही तुम्हारा क्या हो जाएगा टीएफ हो जाएगा। बस इतनी चीजें तुम्हें याद रखनी है। और एक चीज ये याद रखना है कि तुम्हारा पूरा सोल्यूशन की जितनी मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरी थी पूरी कंप्लीट हो गई। अगर तुमने इसको तैयार कर लिया तो विलियन से तुम्हारा चाहे जांच क्वेश्चन आएगा तुम आराम से कर लोगे। वीडियो देखना, देखने के बाद जो जो चीजें इसमें लिखी गई हैं उनको नोट कर लेना और पेपर जाने से पहले एक बार पूरा रिविजन कर लेना। गारंटी दे रहे हैं कि इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ सकते। अगर तुमने इस वीडियो पे 100 लाइक्स ले आए किसी तरह से
तो इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे न्यूमेरिकल्स, वो उसकी वीडियो अलग से बन जाएगी, और नहीं तो विद्युत की वीडियो आएगी। तो तुम अगर 100 लाइक्स करा लिए तो तुम्हारे जो है विलियन चैप्टर जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं वो आ जाएंगे, ठीक है। और जैसा कि हिंदी वाले में हुआ था कि 75 लाइक्स आएंगे तो तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ ही बनेगी सबके जो लेखक हैं, तो वो हो गए हैं, उसकी वीडियो तुम्हें जल्द से जल्द मिल जाएगी कि जितने लेखक हैं उनका जन्म कब हुआ था और उनकी डेट कब हुई थी, उनकी डेट याद करने की ट्रिक, ठीक है। इसके बाद चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो लाइक करना, शेयर करना, और एम अगर पूरा हो गया तो तुम्हें न्यूमेरिकल्स की वीडियो मिल जाएगी।